नमस्कार मित्रों, द एजुकेशन चैनल पर आप सबों का स्वागत है। 71वीं बीपीएससी का टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसका डिस्कशन का टाइमिंग रहता है सैटरडे और संडे। तो 1001 का जो डिस्कशन था इंडियन पॉलिटी का, वो 2 पार्ट में हुआ था। आज 1002 का डिस्कशन है। कोशिश करेंगे 1 पार्ट में करने का, नहीं तो 2 पार्ट में इसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन में लोग थोड़ा कम टाइम का वीडियो देखते हैं। तो ये जो सेकंड टॉपिक वाइज पूरा टेस्ट हो रहा है 71वीं बीपीएससी के लिए, और ये सारे रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल पर। और इसके यदि क्वेश्चंस वगैरह देखना हो तो क्वेश्चन तो यूट्यूब चैनल पे फैसिलिटी नहीं रहता है, तो आप टेलीग्राम चैनल वगैरह पे जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चंस के नीचे में आपको कुछ लिंक मिलेगा, आप उसको देख करके उसका एंटरटेन कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग क्या क्या देखना है, कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे इस टॉपिक में 150 क्वेश्चन में। तो ये रहेंगे संविधान की प्रस्तावना, उसके बाद संघ और इसका क्षेत्र, फंडामेंटल राइट मूल अधिकार, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी। ये 5 चैप्टर का कलेक्शन है आज 150 क्वेश्चंस में। तो देखिए आप लोग, और जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले पढ़ लें टॉपिक, उसके बाद टेस्ट दें, उसके बाद डिस्कशन सुने तो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। डायरेक्ट डिस्कशन सुनना या डायरेक्ट सीधा सवाल जवाब करना ठीक नहीं है। पढ़ कर लें तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। लेकिन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बहुत कम 3-4 स्लाइड में एक बार ब्रीफिंग कर दे रहे हैं, सो दैट कि थोड़ा रिकॉल हो जाए। ठीक है, तो देखिए ये सब तो पता ही होगा सारा, है ना। फंडामेंटल राइट 6 प्रकार के, पहले 7 प्रकार के था। संपत्ति के अधिकार को हटाया था, 19(1)(f) में था। इतना मोटा कौन करता है जी, इतना मोटा सा मैडम पढ़ाती है। उन्नीस एक एफ ये कहाँ गया था, 300 के कम में चला गया था। तो पहले टोटल 7 फंडामेंटल राइट था, अब 6 बचा। ठीक है, 6 में कई बार पूछ देता है, इसी में पूछ देगा कि राइट टू इक्वलिटी में कौन सा एक पार्ट नहीं है, इसीलिए इसका आर्टिकल्स भी ध्यान में रखना। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के सारे आर्टिकल्स तो याद रहना चाहिए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें 5 ही रीट है। यहाँ पे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट 32 और 226। ठीक है, ये सारे आर्टिकल्स तो याद होगा। 27, 28, 29, 30 ये सब भी थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। उसमें क्वेश्चन आता है कौन सा माइनॉरिटी के लिए कौन सा लैंग्वेज बेस है ना, अल्पसंख्यक के लिए कौन सा, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा इसी तरीके से फंडामेंटल राइट तो पता होगा, डीपीएसपी वाला भी एक बार आर्टिकल थोड़ा सा गो थ्रू हो जाइए, खासकर 42 ए, 43 ए, ये सब कौन कौन सा है, इसीलिए मैंने थोड़ा 3-4 स्लाइड लिया। 5 से 10 मिनट में हो जाएगा। जैसे आर्टिकल 12 में स्टेट का डिफिनेशन दिया हुआ था, सेम आर्टिकल 13 में है। ठीक है, तो 12 से 35 वहां पे हो गया, और 36 से लेकर के 51 डीपीएसपी हो जाएगा। ये फंडामेंटल राइट, ये डीपीएसपी हो जाएगा। 36 से शुरू होगा, जैसे 12 के 36 डिफिनेशन है। 37 में क्या है, 37 में जो इन्फोर्सेबल बाई लॉ, हम बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट इन्फोर्सेबल बाई लॉ है, डीपीएसपी नहीं है, वही चीज 37 में है। अब 38 में 2 हो गया, 38(1) और 38(2), 38(1), 38(2) क्या है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब यही चीज वहां पे है प्रस्तावना में, है ना। तो प्रस्तावना के जो आर्टिकल और डीपीएसपी के आर्टिकल में कई बार मैच कराने के लिए दे सकता है कि इसमें से कौन सा टर्म एक प्रस्तावना में भी है और डीपीएसपी में भी है ना। तो यही है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक, और उसी तरीके से 38(2) में आय और जीवन स्तर की असमानता को कम करना, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता को समान करना। 38(1) और 2। ठीक है, किस तरह का रहेंगे, समाजवादी कॉन्सेप्ट में आएगा ये, है ना। न्याय वगैरह के बाद समाजवादी में आएगा। 38, 39, 40, 40 तो थोड़ा सा वो गांधीवादी से शुरू हो जाता है ना। हाँ, पंचायत ग्राम पंचायतों का जो गठन है। 39 में थोड़ा सा ABCD और EF, ये थोड़ा सा आर्टिकल्स वाइज थोड़ा सा देख लेते हैं, पूछ सकता है। ज्यादा अंदर तक जाएगा, 39 के अंदर भी घुस जाएगा, एंटर कर सकता है। तो 39 के ए में रोजी रोटी के पर्याप्त साधन, जीविका के पर्याप्त साधन। 20 में देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग, ये भी समाजवादी, देख रहे हैं 39 पूरा का पूरा सोशलिज्म वाला है। सारे के सारे आर्टिकल्स के समाजवादी कॉन्सेप्ट में आएंगे। 39 उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण, ये तो कॉन्सेप्ट ही है कम्युनिज्म का, है ना। मार्क्स से कॉन्सेप्ट ही है कि स्टेट, हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम रखें। गुड। समान कार्य के लिए स्त्रियों पुरुषों को समान वेतन देना, 39D। ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन काफी भी आई है, ये अपने आप में क्वेश्चन आ जाता है कई बार, 39D। ठीक है, इसके लिए 1976 का एक कानून भी बना है ना, समान पारिश्रमिक वेतन। LSW का जो पेपर होता है ना बिहार PCS में, उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक है पूरा 1976 में, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट करके बना हुआ, तो वही वाला है, समान कार्य के लिए स्त्रियों पुरुषों को समान वेतन 39D में।
39E में नागरिकों को स्वास्थ्य की रक्षा, एक हेल्थ यहाँ पे भी है और एक हेल्थ आपको 47 में भी मिलेगा, लिकर बैन वगैरह। तो मतलब कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ पे भी डाल सकता है 39E और 47 वाला भी डाल सकता है कई बार। 39F जो है बचपन और यौवन को शोषण से बचाना, तो यानी कि टोटल 6 आर्टिकल 39 का पार्ट हो गए, ठीक है। और ध्यान रखना है कि जहां पे भी कैपिटल ए आएगा ना, वो समझिए कि सर 42वां संविधान संशोधन से एडेड है 1976 से, सारे के सारे 42वां संविधान संशोधन एडेड है, यानी कि 39A, 43A, 48A, ये जितना आएगा सारे के सारे 4 हैं, चारों के चारों एडेड है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो अब देखिए आ गया 39A, फ्री लीगल एड आ गया, है ना, निःशुल्क कानूनी सहायता और समान न्याय की प्राप्ति, फ्री लीगल एड ना सर, हाँ गुड। उसमें नेशनल लेवल पे भी होता है, स्टेट लेवल पे भी होता है ना, राइट, बिल्कुल, वेरी गुड। 39A, तो ये हो गया डीपीएसपी के। अब थोड़ा सा देखते हैं 40, पंचायतों का गठन और सशक्तिकरण, है नहीं, तो काफी बड़ा टॉपिक है, 73वां संविधान संशोधन, 74वां, है ना ये सब। 41 में ये है रोजगार का अधिकार और बेरोजगारी, जो बेरोजगारी भत्ता मिलता है, कई बार क्वेश्चन आएंगे, पता है कैसे, गवर्नमेंट के स्कीम दे देगा, हालांकि मेंस में काफी इंपॉर्टेंट होता है ये सब। गवर्नमेंट के स्कीम्स को आर्टिकल के साथ लिंक करके लिखने से ना अच्छे मेंस में अच्छे मार्क्स आते हैं। तो मे भी अगर क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिकल बनाएगा तो बता दे, तो ऐसे बना देगा, बेरोजगारी भत्ता अगर किसी राज्य में दिया जा रहा है तो किस आर्टिकल को टच कर रहा है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कौन सा आर्टिकल को इंप्लीमेंट कर रही है। तो 41 में है रोजगार का अधिकार, है ना, मिलता है ना रोजगार बेरोजगारी भत्ता, बीमारी, विकलांगता और शिक्षा पाने का अधिकार, अब वृद्धावस्था में संरक्षण, 41 का पार्ट है। 42 में कार्य की मानवीय दशा, मातृत्व सुरक्षा, यानी कि जो महिलाएं काम कर रही है उनको उनके अकॉर्डिंग थोड़ा कंडीशंस हो, क्रेच की फैसिलिटी, या अगर उसके छोटा सा इन्फेंट बच्चा उसके लिए मिल की फैसिलिटी हो, ये सब। LSW के इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, ICDS, राइट, 0 से 5 साल के बच्चों के लिए फैसिलिटी तो देना, ये सब गुड। और 43 में निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों का विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर। अच्छा, कुछ कुछ देखकर आप समझ लीजिए, निर्वाह मजदूरी हो गया, कुटीर उद्योग हो गया, ठीक है। निर्वाह मजदूरी एक तरीके से 43 किस में जाएगा, समाजवादी वाला में भी जाएगा, और कुटीर उद्योग है तो गांधीवादी में जाएगा। तो कुछ कुछ आर्टिकल दोनों में मैच करता है ना, तो ऐसे देखकर भी समझ लेना है कहाँ पे फिट बैठ रहा है, थोड़ा सा लॉजिक लगा करके, है ना। और 43A, देखिए ये ए है, इसका मतलब डेफिनेटली ये 42वां संशोधन से ऐड हुआ है 46 में। उद्योगों में मजदूरों की भागीदारी 42वां संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, है ना। अब ये इसके लिए भी है, जो पार्टिसिपेशन होता है उद्योगों में लेबर के लिए, इसके लिए भी काफी कुछ रूल वगैरह है, कानून वगैरह बना हुआ है। 43B सहकारी संस्था, कोऑपरेटिव का स्थापना 97 संशोधन 2011-21 द्वारा, 2011 द्वारा। और ये कोऑपरेटिव वहां पे कहाँ मिलेगा, 243 में मिलेगा, और भाग कौन सा रहेगा, 9B, वेरी गुड, 9B, 97 97th अमेंडमेंट, है ना। 43B है यहाँ पे, अच्छा 43B है, ए रहता तो 42वां था, बी है तो इसीलिए 97th अमेंडमेंट है ना। और 44 इन्फॉर्म सिविल लॉ, ठीक है, अभी तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है ये, ऐसे पूछ सकता है कौन सा एक आर्टिकल है जो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है डीपीएसपी का, बट एक स्टेट है जिसने इम्प्लीमेंट किया, कौन सा है, हाँ एग्जैक्टली, हाँ उत्तराखंड ने कानून बना दिया है, और गुजरात प्रोसेस में, तो ये सब याद रखना है, ठीक है। गोवा, मतलब उत्तराखंड, गुजरात में तो अभी प्रोसीजर में है, हाँ गोवा तो बहुत पहले से है, तो शुरू से ही इनिशियली है, उत्तराखंड ने भी इम्प्लीमेंट किया है हाल ही में। हाँ ये क्वेश्चन हम लोग करेंट में देखे थे, इसको फिर से कर लेंगे एक बार। 44 हो गया, चलिए यहाँ से जो ये सब आएगा, ये सब किस में आएगा, उदारवादी में आएगा, 44 भी राइट। तो 45 हो गया, 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा देना, 86 अमेंडमेंट 2002 द्वारा, है ना। तो 86 अमेंडमेंट कई जगह इफेक्ट करेगा, 86 अमेंडमेंट पहला इफेक्ट करेगा 21A, दूसरा 45 आर्टिकल 45, तीसरा 51 क 5 है, 51 क 11वां नंबर पे, ठीक। राइट टू एजुकेशन हो गया, यहाँ पे एज को कट कर दिया गया, 0 से 5, 6 से 14 ऐसे कर दिया गया, जो भी है 6 वर्ष तक के बच्चों को, है ना। हाँ, और ये जो 51 का जो है फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट, 3 जगह इफेक्ट करेगा ये 86 अमेंडमेंट, ठीक। 46 में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग का कल्याण करना, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से, SC ST OBC तीनों का कल्याण करना, वेलफेयर करना, स्टेट का दायित्व बनता है, डीपीएसपी का पार्ट है 46 का ये। तो ध्यान में रखना है कि इसमें SC भी है, ST भी है, और
पिछड़े वर्ग भी है, तीनों है। 47 में जो लीकर बैन वगैरह बिहार में जो हुआ है 47 में आ जाएगा, शराबबंदी और लोक स्वास्थ्य सुधार करना, नस्ली दवाओं पर रोक, ठीक है। 48 में क्या हो जाएगा, 48 और 48 है, दोनों सेम है। याद कैसे करना है कि एक तो गाय हो गया, गाय और अन्य दुधारू पशुओं को वध निषेध और कृषि और पशुपालन, ठीक है। अब 48A में पर्यावरण का संरक्षण, वन और वन्य जीवों का निषेध। अब देखिए ए है तो ऑब्वियसली 42वां संविधान संशोधन, एकदम कंठस्थ है, यही यही ध्यान में रखना है। और ये वाली जो पार्ट है ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी का भी पार्ट है, पर्यावरण का संरक्षण तो पूछता है कई बार, वन वन्य जीवों का संरक्षण वगैरह 48 है। और 49 स्मारक, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा ऐतिहासिक और कलात्मक महत्व की इमारतों की रक्षा। 50 50-50 सेपरेशन है ना, प्रशासन और कार्यपालिका शक्ति और न्यायिक शक्ति, यानी कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का सेपरेशन, ठीक है। और 51 में 51 रुपया देकर हम लोग शांति खरीदते हैं, तो वही हो गया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो ये डीपीएसपी के पूरे आर्टिकल, जिस आर्टिकल से भी आएंगे। हाँ 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 हाँ, डिवीजन ऑफ पावर, एग्जैक्टली, सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिवीजन, आर्टिकल 253, आर्टिकल 253। हाँ हाँ बिल्कुल, यही बिल्कुल, मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर का डिवीजन हो रहा है वो भाग 11 हो गया। भाग 11 में विधायी जो विभाजन किया गया, लेजिस्लेटिव डिवीजन, तो आर्टिकल 253 हो गया। और एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका की भी शक्ति का पृथक्करण, अगर डीपीएसपी के क्वेश्चन से पूछे तो 15। बिल्कुल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वो, ये मुझे जो बताना था मेन था ये कि इसको ध्यान में रखना है। ए तीनों ए जो रहेगा, 42वां संविधान संशोधन आप लोग भी याद कर लेंगे, ऑनलाइन वाले बच्चे नहीं तो बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी मेहनत किया हुआ है। मूल सूची में 4 तत्व जोड़े गए थे डीपीएसपी के, और एक 39F जोड़ा गया था, ठीक है। तो यह 4 जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन द्वारा डीपीएसपी में। 44वां संशोधन द्वारा 38 का जो 2 था, 44th अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा, 38 का 1 और 2 था ना, सोशलिज्म वाला, समाजवादी वाला, तो 38 का 2 जो जोड़ा गया था 44वां से जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन से 2002 ये अनुच्छेद 45 का अमेंडमेंट हुआ, और 97वां 97th अमेंडमेंट द्वारा 43B कोऑपरेटिव वाला जोड़ा गया। ये टोटल अमेंडमेंट है डीपीएसपी का, ठीक है। डीपीएसपी को अगर देखना हो तो 38 39 39 41 41 भी 43 43 47 सोशलिज्म वाला कॉन्सेप्ट में डाल सकते हैं। कोई एक आर्टिकल फिक्स नहीं है कि इसी में होगा, लॉजिक बेस पे है। 3 टाइप के क्लासिफिकेशन पढ़ने के लिए किया गया, समझने के लिए किया गया, मेंशन नहीं है। अगर आपके पास दिमाग है आप चौथा कोई अपना लगा दीजिए, ठीक है, लगा सकते हैं। अगर कुछ इसमें दिखे तो कैपिटलिज्म भी डाल दीजिए कहीं अगर दिखता है तो, ठीक है। तो ये सब ठीक है। चलिए, इसको बताने की जरूरत नहीं, रीट आप लोग जानते हैं, रीट आप लोग सबको रटा हुआ है, और नहीं रटा होगा तो रीट जरूरी है। 5 टाइप के रीट आप लोग पढ़ लीजिएगा, दिक्कत होती है मुझे चैट कर लीजिएगा, फिर मैं रीट का किसी दिन क्लास ले लूंगा। ये बस मैंने दिया, रीट की जरूरत तो नहीं है, सब आप लोग जानते हैं सारा, है ना। एक थोड़ा सा देखना था कि एफआर में जो अमेंडमेंट है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो ये मैं वहीं पे थोड़ा सा ज्यादा जोर देता हूँ जहाँ पे थोड़ा सा फंसने की संभावना रहती है। तो डेवलपमेंट इसका कैसे हुआ, मौलिक अधिकारों का संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसके पीछे काफी कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था। तो एक ब्रीफिंग से ऐसे बना दिए गए, कहीं कुछ अगर क्वेश्चन, अगर मेंस में तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, मेंस में तो पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं आता है फंडामेंटल राइट डीपीएसपी का, लेकिन यदि थोड़ा सा आ जाए कि अचानक से कोई केस दे दे सुप्रीम कोर्ट का और बोले कि इस केस का डिसीजन क्या था, तो कम से कम शॉर्ट में आप इसको देख सकते हैं। शंकरी प्रसाद के केस में जो भारत सन 1951 में ये बोला गया था फंडामेंटल राइट संशोधनीय है। फिर सज्जन सिंह वाला केस हुआ था 1965 में, उसमें भी बोला गया था कि एफआर का अमेंडमेंट हो सकता है। गोलकनाथ के केस 67 में आया था जस्ट, ठीक है, केशवानंद से पहले, 24वां के पहले। तो 67 में बोला था कि सुप्रीम कोर्ट की संशोधन नहीं हो सकता है, एफआर का अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। ये डेवलपमेंट बस मैं दिखा रहा हूँ, पूरा मैं डिटेल से मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बस एक स्लाइड दिया गया है। 24वां संशोधन 1971 में गवर्नमेंट ने मजबूत लिया, इसमें आर्टिकल 13 को अमेंड करते हुए संशोधन को वैध कर दिया गया, ठीक है। गवर्नमेंट का इसमें मजबूती आ गई। केशवानंद ने बोला कि ठीक है आप अमेंडमेंट तो कर सकते हैं, बट बेसिक स्ट्रक्चर के यहाँ पे पार्ट दिया, बोला कि फंडामेंटल राइट के बेसिक स्ट्रक्चर को आप अमेंड नहीं कर सकते हैं। मिनर्वा मिल्स के केस में बता दिया कि इसमें भी संशोधन को कंटिन्यू रखा गया। फंडामेंटल राइट के
अमेंडमेंट हो सकता है कि नहीं, उसका डेवलपमेंट है ये टोटल, ठीक है। और एक ऐसा ही स्लाइड आप लोग को चाहिए होगा, फंडामेंटल राइट और डीपीएससी के बीच में कैसे थोड़ा सा आगे बढ़े, है ना, उसका भी मैंने एक स्लाइड दे दिया है इसीलिए। हाँ एग्जैक्टली, गोलकनाथ वाला में बस, बाकी सब उसी तरीके से एफआर और डीपीएसपी का जो विवाद होता है, ठीक है, ये सब सारे क्लासेस हमारे हैं जो इंडियन पॉलिटी के क्लास, उसमें सारा डिटेल्स है, लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन हमें कराना है ना टेस्ट सीरीज के हिसाब से, लेकिन मुझे लगा यहाँ बच्चे फंसते हैं। तो पहला 1951 में चमकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज, 1951 में एफआर जो है ग्रेटर देन डीपीएसपी, यानी कि एफआर मजबूत हुआ, डीपीएसपी कमजोर हुआ। ये साइन जो है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का रहता है, मैथ्स में पढ़िएगा इसको, इसीलिए मैंने शॉर्ट में ग्रेटर देन लिख दिया है, ठीक है, साथ ज्यादा बड़ा ना लगे। केरल शिक्षा विधेयक 1957 में आया था, उसमें बोला कि दोनों पूरक है और रचनात्मक समायोजन का सिद्धांत दिया। ये रचनात्मक वर्ड जो है ना, ये गांधी जी के थ्योरी में अभी आएगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट में, ठीक है, बीच में रचनात्मक कार्य काफी करते हैं। हाँ हाँ एग्जैक्टली, हाँ एसटीएस उनका चलता था ना, स्ट्रगल ट्रीटी स्ट्रगल, दो स्ट्रगल के बीच में 10 साल का 8 साल का गैप, इसीलिए तो वही रचनात्मक कार्य करना। चलिए फिर 25वां संशोधन आएगा 1971 में, इसमें अनुच्छेद 31C जोड़ा गया। ये ध्यान रखना, ये 31C जो है फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है, डीपीएसपी को प्रोटेक्शन के लिए ही आया था, ठीक है। तो 31C में क्या कहा गया था, 39B और 39C भारी पड़ेगा किस पे, फंडामेंटल राइट के 14, 19 और एक और आर्टिकल है 31, ठीक है। 14 खास करके ध्यान रखिए, 14 और 19 पे भारी पड़ेगा कौन, 39B और 39C, और ये लिखने के लिए 31C ऐड किया गया था, है ना, यही था 25th अमेंडमेंट में। तो इसमें फाइनली क्या होगा, 39B 39C ग्रेटर देन 14, 19, 31, यानी कि अभी आज के डेट में क्या हो गया, अभी अभी एफआर ग्रेटर देन डीपीएसपी था, यहाँ दोनों बराबर था, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, यहाँ डीपीएसपी ग्रेटर देन एफआर हो गया। 25वां ना, 25वां संविधान संशोधन है, अमेंडमेंट है ये। हाँ बिल्कुल, उसको हटा दिया गया, हाँ डी वाला को हटा के तीनों को मार कर दिया। अब देखिए ना, 71 है तो इसका जुडिशियल आपका वो तो होगा ही, है ना। तो 71 के बाद 73 में जजमेंट आएगा केशवानंद के केस में, ठीक है। 71 के बाद केशवानंद के केस में क्या आएगा, 25वां संशोधन सही है, इसको सही माना, और बेसिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट तो अपना दिया ही दिया। अब देखिए 42वां संशोधन 76 द्वारा ये बोला है कि जितना भी डीपीएसपी है ग्रेटर देन होगा 14, 19, 31। यहाँ तो दो आर्टिकल को बोला 39B 39C, है ना, ये सोशलिज्म वाला आर्टिकल है कि गवर्नमेंट सोशलिज्म के लिए भारी पड़ सकता है, इस पर बोला कि नहीं, अमेंडमेंट करके 42वां संशोधन 1976 द्वारा बोला कि सब भारी पड़ेगा जी। हाँ एग्जैक्टली, हाँ इसीलिए, और यहाँ पे बोला कि जितना भी डीपीएसपी सब भारी पड़ेगा 14, 19, 31 पे। लेकिन बाद में जो है मिनर्वा में इसके केस 1980 में आएगा, ये फाइनल जजमेंट देगा, और ये जजमेंट एकदम अमूल्य है कि 42वां संशोधन के उक्त हिस्सों को अवैध करार दिया गया। ये जो है 42वां संशोधन, इसको अवैध करार दिया गया, और कहा गया कि डीपीएसपी एफआर में समन्वय संविधान का मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, तो ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है ना। यही चीज यहाँ पे आई थी, लेकिन इसको माना नहीं क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं था। यहाँ पे इसको बता दिया कि संविधान का मूल ढांचा है, और मूल ढांचा ऑलरेडी यहाँ केसवन के केस में आ गया था। तो ये एक पूरी की पूरी कहानी है, कोई बात नहीं, हम आपको शेयर कर देंगे अलग से, ठीक है। इसको एक पेज में निकाल करके रख लीजिए, रिकॉल करने में आसानी रहेगी कभी भी, है ना। नहीं तो पूरे का पूरे ये जैसे 2 मिनट में आप देख लेंगे जल्दी जल्दी, अब उसमें आपको पूरा 1 घंटा देखना पड़ेगा। हाँ ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं, अच्छा अच्छा, पीआई तो उसमें तो पीएन भगवती होंगे पीआईएल वाला में। अच्छा देखिए, अगर आप लोग के पास इसका आंसर है तो बताइएगा। इनका क्वेश्चन ये है कि जो 39B और C का जजमेंट आ रहा है, ठीक है, यानी कि डीपीएसपी भारी पड़ रहा फंडामेंटल राइट पे, तो ये जो जजमेंट वगैरह इस टाइम आ रहा है कौन उस समय जज है ना, काफी अंदर के क्वेश्चन अभी जब तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी याद रखते हैं, पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जज कौन डिसीजन दिया है चलिए ठीक, ये डेवलपमेंट था, क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। हाँ लास्ट 1980 में, हाँ 1980 वाला,
अच्छा हाँ 14 और 19 हाँ इसको जो मतलब इसको बोला गया, इसको वायलेट कर दिया और दूसरा था उसको खारिज कर दिया गया। हाँ इसको जो वायलेट किया गया कौन उस टाइम पे जज तो हो गया ये बोलो कि कुछ है। अच्छा इसके बाद फिर एक अगला क्वेश्चन था उस टाइम पे सीजीआई कौन थे? अच्छा वैसे तो ये सब जो डिसीजन आ रहा है तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना होगा, है ना? हाँ क्योंकि जब केशवानंद 13 जजेस का बेंच है, 9 बेंच 7 बेंच ऐसे हो रहा है ना, 9 था गोलकनाथ का, तो बेंच बना होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही होगा। लेकिन उसमें भी पूछ सकता है कि कौन लीड किए थे उस बेंच को, या सीजीआई कौन थे उस समय, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा तो किसी के सीजीआई भी होंगे, मैंडेटरी है ना। चलिए अब बताना है इसका क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बताते जाइए क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों के एक संघ घोषित करता है। इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट है। भारत का राज्य क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल होते हैं। भारत एक संघ है क्योंकि यह राज्यों की इच्छा से नहीं बना। बिल्कुल सही है, मेरे हिसाब से तो तीनों सही लग रहा है? तीनों सही है ना, 1 2 और 3। अच्छा आप लोग अगर कोई दिक्कत हो तो आपके इसके बाद आपको आंसर भी दिया हुआ है, आंसर का एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, तो इसे भी पढ़ते हैं। अनुच्छेद डी 1 2 और 3 तीनों सही है, ठीक है। भारत राज्यों की सहमति से बना संघ नहीं है जैसा कि अमेरिका में होता है, इसलिए इसे यूनियन कहा गया। अमेरिका में राज्यों का, स्टेट ने पावर दिया सेंटर को। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में क्या शामिल होंगे? भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य शामिल होंगे, केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे, भारत सरकार द्वारा अधिकृत कोई क्षेत्र शामिल होगा। इंडिया पाकिस्तान के बीच फाइट हुआ और पता चला मुजफ्फराबाद जो है इंडिया के एक पार्ट हो गया, है ना, वही है। हाँ ठीक है, तो तीनों हो गया ना। आर्टिकल 20 का ध्यान रखना है हम लोग को। आर्टिकल थोड़ा सा नया राज्य के लिए, नया राज्य एंट्री के लिए ये वाली 2, ठीक, और बाकी जितना 3, और ये 2 और 3 का 4, यही तो है बस, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368 के अंतर्गत नहीं आ रहा है, ठीक है, यही तो, इसी से क्वेश्चन आगे आएंगे। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ना, ठीक है, उत्तर डी। अच्छा इसमें एक आर्टिकल है, अनुच्छेद 1 3 के अनुसार भारत का राज्य क्षेत्र 3 हिस्सों से मिलकर बना है। आर्टिकल 1 के 3 में, सब आर्टिकल में है, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र तीनों शामिल है। संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? जस्ट अभी हम लोगों ने चर्चा कर लिया, भारत में नया राज्य शामिल करना, यही होगा। मौजूदा राज्य की सीमाओं में परिवर्तन 3 में होगा, और संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार देना, यह भी 3 में हो जाएगा ना। नया राज्य सम्मिलित करना, केवल एक आंसर होगा, ठीक है, हाँ 3 के अंतर्गत आएगा और ये 2 के अंतर्गत आएगा, ठीक। चलिए, भारत में किसी राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया से संबंधित कौन सा कथन सही है? अब थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान रखना है कि स्टेट का कोई नाम बदलना है, नाम बदलना मतलब यूपी की जगह कुछ और कर दिया है, यही ना। चलिए, केवल राज्य की विधानसभा की सहमति पर्याप्त है, संसद की अनुमति आवश्यक है, राष्ट्रपति को राज्य विधानसभा से अनुमति प्राप्त करना होता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? राज्य की विधानसभा की सहमति पर्याप्त है ऐसा जरूरी नहीं है ना। स्टेट को पावर नहीं है इसमें, कुछ ऐसा नहीं है ना, ऐसा कुछ। संसद की अनुमति आवश्यक है, पार्लियामेंट इसका अमेंडमेंट करेगा, जो भी करेगा। राष्ट्रपति को राज्य विधानसभा से अनुमति प्राप्त करना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य का नाम अगर चेंज करना है तो प्रेसिडेंट कंसर्न भेजते हैं अपना ओपिनियन देने के लिए, है ना, तो अभिमत कर भेजता है, हाँ, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। हाँ जो बोलेंगे वही करेंगे, यानी कि कह रहे हैं अभिमत प्राप्त करें, यानी कि उसको मैंडेट लेना जरूरी है, ऐसा नहीं है ना, लेते हैं मैंडेट। हाँ एक बार ये लोग काम करते हैं, मतलब जैसे लेटर कर दिया अगर स्टेट चाहेगा कि हम नाम बदलें तो स्टेट अपने बदौलत नहीं कर सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहे, पार्लियामेंट नहीं चाहे। ममता बनर्जी जो है अपना नाम बदलने के लिए वो बांग्ला, तो वहाँ केरला का पार्लियामेंट पास नहीं कर रहा, हाँ राइट, यानी कि स्टेट वाला तो अपने हिसाब से करना चाहेगा, लेकिन पावर तो पार्लियामेंट के पास है।
लेकिन ये ध्यान रखना है कि चेंज करने के लिए, नाम वगैरह परिवर्तन के लिए प्रेसिडेंट कंसर्न मांगते हैं, मैंडेटरी नहीं है कि उसको फॉलो करे ही। बस यहाँ से भेज देते हैं। हाँ भेज देते हैं, एक बार उनसे सहमति ले लेते हैं। 2 और 3, हाँ वही चीज है, राष्ट्रपति को इस कानून के मसौदे को सबसे पहले संबंधित राज्य के विधानसभा के पास अभिमत के लिए भेजना होता है, परंतु उसकी सहमति अनिवार्य नहीं है। गुड। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत 2 वाला हमने देख लिया, नया राज्य का अधिग्रहण करना। नया राज्य बनाना नहीं, बनाना अधिग्रहण करना दोनों अलग है। बनाने यानी कि पुराने वाले को तोड़कर बनाना। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को कौन कौन सा अधिकार प्राप्त है? राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना, राज्यों के नाम बदलना, नए राज्यों का निर्माण करना। बिल्कुल सही है, तीनों में। हाँ हाँ सीमा में बदलना, सीमा है बदलना। जैसे कि आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश स्टेट था, उसको तोड़ना था तेलंगाना को, तो अगर हमको मतलब नाम बदलना है तो यहाँ से क्या करेंगे, प्रेसिडेंट भेजेंगे एक लेटर, पहले विधानसभा भेजेंगे, वहाँ पे अगर वो मंजूरी देंगे या नहीं देंगे कोई मैटर नहीं। पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी से नाम बदल सकते हैं, बाउंड्री तोड़ सकते हैं, वो स्टेट को तोड़ पाते हैं। बिल्कुल, यानी कि सारा होगा सिंपल मेजोरिटी से, और 368 के अंतर्गत ये सब नहीं होगा। ठीक है, तो तीनों हो जाएगा इसका। नए राज्य का निर्माण, नया राज्य का निर्माण यानी कि पुराना राज्य टूट कर नया बन रहा है। नया मतलब अधिग्रहण नहीं हो रहा है। ठीक, यही ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अच्छा इसका तो हो गया। आर्टिकल 3 में इशारा लिखा हुआ है, राज्य के सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्य का निर्माण, किसी राज्य को विभाजित करना, राज्य के नाम में परिवर्तन, जो भी आएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन संसद संविधान संशोधन अधिनियम के बिना कर सकती है? संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि 368 के बिना। तो जितना भी हो रहा है 2 और 3 में अमेंडमेंट 368 के बिना हो रहा है। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, केंद्र शासित प्रदेश का राज्य में रूपांतरण, किसी राज्य का नाम परिवर्तन। सही, सारे सही होंगे हैं? 1 2 3। जो जम्मू कश्मीर को जो दिया वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं था। हाँ वो प्रेसिडेंट के थ्रू था। हाँ प्रेसिडेंट के थ्रू कर सकते हैं या फिर वहाँ कर सकते हैं पर ठीक है। आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है कि 2 और 3 के अंतर्गत पार्लियामेंट कानून बनाती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। अच्छा है, बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, संविधान में भारत को राज्यों का संघ क्यों कहा गया? बताइए रानी जी, क्यों कहा गया बताइए। इसको बंद करिए ना, इसे ऑन करिए, शांति रहेगा। बहुत साउंड कर रहा था, चलिए इसको ऑन करिए। हो गया, ठीक। हाँ इसका आंसर बताइए, 7 का आंसर। यह राज्यों की इच्छा से नहीं बना, बिल्कुल सही है। इसमें राज्यों के पृथक होने का कोई प्रावधान नहीं है। संघीय व्यवस्था के बावजूद भारत की एकात्मिक प्रवृत्ति है ना। संघीय और एकात्मक तो सब पता ही होगा, क्या संघीय क्या एकात्मक जुड़। चलिए 8वां बताइए, बहुत छोटा छोटा स्लाइड है। अगला वाला रेडी है ना? देख लीजिए उसका फॉन्ट वोन्ट क्या है, एक बार देख के दीजिए। किस अनुच्छेद के तहत संसद को भारत में नया राज्य बनाने का अधिकार प्राप्त है? कौन सा आर्टिकल रहेगा? 3 रहेगा। ये बच्चों को दिखेगा ऑनलाइन में? कितना टाइम था आपके पास? संविधान के अनुच्छेद 4 से संबंधित कौन से कथन सत्य है? आर्टिकल 14 का 4 का हम लोग चर्चा किए कि 2 और 3 में जो अमेंडमेंट होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए किसी भी कानून को संविधान से नहीं माना जाएगा। ऐसे अधिनियमों के लिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत प्रक्रिया लागू नहीं होती। तो दोनों सही है। सारे स्लाइड ऐसे ही हैं क्या? एक बार देखिए, 50 के बाद फिर नया दीजिएगा देखकर। क्वेश्चन नंबर 10। ऑफलाइन के तो ठीक है, इनके पास तो क्वेश्चन है, ऑनलाइन वालों के पास तो क्वेश्चन भी नहीं है।
क्वेश्चन भी नहीं देंगे, स्लाइड भी नहीं देंगे, तो क्या करेंगे लेक्चर सुनकर, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? राज्यों के पुनर्गठन के लिए गठित राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 नेहरू जी के समय में गठित हुई थी, से संबंधित कथनों पर विचार करें। इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति फजल अली ने की थी। ठीक, आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी। सही है, लैंग्वेज बेसिस स्टेट का गठन हुआ, वो बार बार नहीं होगा, फिर छोटा हो जाता है। तो इसका दोनों आंसर हो जाएगा, और ये ऑलरेडी बड़ा है। थर्टी या 40 के बाद से देखिए उसको बड़ा करने का, फिर ले लेंगे नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन 11 क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 3 के तहत संसद द्वारा प्रस्तावित विधेयक पर राष्ट्रपति संबंधित राज्य की विधानसभा से अनिवार्य सहमति प्राप्त करता है। हम लोग चर्चा कर दिए, अनिवार्य सहमति नहीं है, भेजेगा लेकिन अनिवार्य नहीं है। राज्य विधानसभा दिया गया अभिमत बाध्यकारी होता है, बिल्कुल बाध्यकारी नहीं होता है। स्टेट किसी भी हालत में सेंटर के ऊपर भारी नहीं पड़ सकता है, तो डी हो जाएगा ना, डी है ना करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन 12, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। क्यों कहा गया है? राज्यों को पृथक होने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। भारत की अखंडता बनाए रखना, यह भी सही है। भारत को पूरी तरह केंद्रीकृत राज्य नहीं है, यह मतलब क्या हो गया? संघीय के साथ साथ एकात्मक दोनों, है ना। सामान्य रूप में संघीय, स्पेशल कंडीशन में एकात्मक। तो यानी कि ये वाला लाइन सही नहीं लग रहा है। ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर दिक्कत नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन यदि आते हैं। ठीक है, यही है जो हम लोग कर लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 40 के बाद देखिए या 50 के बाद देखिए ना, जितना बड़ा कर सकते हैं कर दीजिए। 50 के बाद जितना बड़ा कर सकते हैं कर लीजिए। स्लाइड 51 से कीजिए जी। क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है ये 15 के बाद। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत सरकार अनुच्छेद 3 के तहत बिना संसद की अनुमति के राज्य का पुनर्गठन कर सकती है। गलत है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पावर नहीं है, पार्लियामेंट के पास पावर है, एग्जीक्यूटिव के पास पावर नहीं है। केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक नहीं होती, उल्टा यूपीएससी टाइप के क्वेश्चन है ये तो नहीं। अनुशंसा यहाँ पे जरूरी है क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव का है काम, यानी कि दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया था? अच्छा, 35वां भी इसी से संबंधित है, आंशिक रूप से 35वां और 36वां पूर्ण रूप से। ईयर बताइए, 36वां का ईयर कौन सा है? 1975 है ना, 1975। इमरजेंसी का डेट पूछता है और वो मनाया जाता है एक दिवस, 352 वाला जो है 1975 वाली जो इमरजेंसी है, संविधान हत्या दिवस 25 जून 1975 को बीजेपी की सरकार जो है संविधान हत्या दिवस, पिछले साल से संविधान हत्या दिवस मनाने लगी इससे, है ना, 25 जून 1975। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि 36वां जो 1975 से ध्यान में रखना है, और 35वां में इसको आंशिक राज्य का दर्जा। और आई थिंक 22वां नंबर का स्टेट बना था ये, 22वां क्रम का राज्य बना था ना। तो 50 के बाद 50 की 15 वो भी देख लीजिए, अगला अगला टेस्ट वाला। थोड़ा सुंदर स्लाइड बनाइए, ऑनलाइन के बच्चे देखते हैं। अभी तो है ना, अभी नेक्स्ट स्लाइड के लिए है ना टाइम। चलिए क्वेश्चन 15 क्या है, मैं पढ़ देता हूँ, थोड़ा स्लाइड आप लोग को कम दिख रहा होगा। संसद भारत के किसी विभाग को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर सकती है। केंद्र शासित प्रदेश के लिए संविधान में विशेष प्रावधान की आवश्यकता नहीं होती। विशेष प्रावधान यानी कि विशेष संशोधन की बात कर रहा है, विशेष संशोधन, इसको भी ध्यान में रखना है। विशेष प्रावधान मतलब विशेष संशोधन। बताइए क्या होगा इसका आंसर? पहला तो सही है, और केंद्र शासित प्रदेश के लिए संविधान में स्पेशल अमेंडमेंट नहीं, कैसा होना चाहिए? साधारण बहुमत।
साधारण बहुमत। तो क्या हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, संविधान में राज्य शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में होता है? राज्य मीन्स क्या है? राज्य मीन्स वही राज्य जो आर्टिकल 12 में है, आर्टिकल 36 में है, मेन 12 में डिफाइन किया गया, उसी को 36 में एडिट कर दिया गया। तो राज्य यानी कि राज्य सरकार हो गया, राज्य का क्षेत्र हो गया, राज्य विधानसभा भी हो गया, है ना। तो तीनों हो जाएगा, 1 2 और 3 हो जाएगा। देखिए संविधान में राज्य शब्द कई संदर्भों में आता है, राज्य सरकार, राज्य का क्षेत्र, राज्य की विधानसभा। भारत में राज्यों की सूची किस अनुसूची में दी गई है? किस में रहेगा, किस में रहेगा? पहला, पहला में, फिर दूसरा में, रिकॉल करिए। दूसरा में, पहला में राज्य केंद्रशासित प्रदेश वगैरह, दूसरा में वेतन, तीसरा में शपथ, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, पांचवा में भारत के क्षेत्र में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, और छठा में यही चीज रहेगा। 4 स्टेट कौन कौन सा? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। असम में 3 मेजर इशू है ना। और 7वां में सूची राज्य, हाँ 8वां में लैंग्वेज, हाँ 9वां में भूमि सुधार, 10वां में दल बदल, 52वां संविधान संशोधन 1985 राजीव गांधी। अब 11वां और 12वां, 73वां और 74वां नरसिम्हा राव। डेट बताइए इसका। 73वां को 24 अप्रैल 1973 से इफेक्ट हुआ, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और 74वां 1 जून 1993 से म्यूनिसिपालिटी बना, ठीक है। और 13वीं, 13वीं नहीं है, लेकिन 13वीं शिलालेख है, 13वीं अनुसूची नहीं है, 13वीं शिलालेख अशोक का है, कलिंग युद्ध है ना, कलिंग युद्ध, ठीक गुड। लेकिन 13वीं अगर 13वां अगर भाग हो तो क्या होगा? कौन सा आर्टिकल आएगा उसमें? भाग 13 में आर्टिकल 301 से 307, वाणिज्य, व्यापार, कॉन्ट्रैक्ट, इंटरनल ट्रेड वगैरह। हाँ अनुसूची 3 शपथ, राज्यपाल के लिए भी हाँ दोनों के लिए अलग है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए अलग है। तो राष्ट्रपति के लिए तो अनुच्छेद 60 है, राज्यपाल के लिए अलग से आर्टिकल है। राज्यपाल के लिए कौन सा आर्टिकल होगा? एक ट्रिक मैं बताऊं आप लोग को, 89 जोड़कर निकालिएगा। तो अगर नियर अबाउट, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ये अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? गलत है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि स्टार्ट ही 153 से हो रहा है। 152 से तो स्टेट की शुरुआत है, 148 कहाँ से? 148 में क्या होगा? 148 से 151 क्या होगा? क्या हो जाएगा? सी एंड एच हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी भी छोटा है, स्लाइड बड़ा नहीं है, छोटा ही है, और बड़ा हो सकता है महाराज, बहुत बड़ा हो सकता है। करंट वाला देखिए हम कितना बड़ा बड़ा लेते हैं स्लाइड। चलिए हाँ, प्रश्न 18 देखिए, अनुच्छेद 3 के तहत संसद राज्य की सीमाओं में बिना राष्ट्रपति की अनुमति के परिवर्तन कर सकती है। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के, सही है कि गलत है? राष्ट्रपति की अनुमति तो साधारण विधेयक भी करेंगे तो परमिशन तो चाहिए ना, तो ऐसे भी गलत लग रहा है। संसद काम कर रही है और संसद का एक अंग है राष्ट्रपति। पार्लियामेंट मीन्स क्या? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। तो इसको छोड़ रहे हैं, कैसे होगा पीएल का काम? पूरा नहीं होगा। हाँ राष्ट्रपति पहले भी भेजता है उसको, हाँ बिल्कुल, तभी तो वो स्टेट से भी कंसर्न लेगा। संसद को केंद्रशासित प्रदेश की सीमाओं में परिवर्तन हेतु राज्य विधानसभा की राय की आवश्यकता नहीं होती। हाँ ये बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2 हो जाएगा ना। चलिए 1956 में हुए राज्यों के पुनर्गठन में प्रमुख आधार क्या था? वेरी गुड, लैंग्वेज था, है ना, मेन इसमें लैंग्वेज ही है। और
अपनी रिपोर्ट कब दिया था राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 वाला, फजल अली थे ना इसका अध्यक्ष। ठीक, 55 में रिपोर्ट देंगे और 56 में कानून बनेगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम, इसी बेस पर स्टेट बनना शुरुआत हो जाएगी। राज्य का जब निर्माण हुआ था उस समय टोटल कितने थे जब देश? 14 था ना इनिशियल, 14 राज्य थे ना उस समय, बाद में धीरे धीरे बढ़ा उसमें। ठीक है, ऑर्डर वाइज इसको बताना है क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आंध्र प्रदेश का निर्माण सबसे पहले हुआ था 53 में, राज्य पुनर्गठन आयोग बनेगा 53 में, फजल अली वाला, और अधिनियम पारित होगा 1956 में। यही था ऑर्डर, ये सीक्वेंस 3 2 1 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान में केवल एक प्रकार की नागरिकता है, भारत के राज्यों को संप्रभुता प्राप्त है। पहला तो सही है, दूसरा गलत है ना, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। हाँ, राज्यों को संप्रभुता कहाँ प्राप्त है? यूएसए में ना, स्टेट सोवरेन है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित कौन सा कदम सही है? वे सीधे केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित होते हैं, सही है। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा होती है, बिल्कुल गलत। कहाँ कहाँ? दिल्ली, पुदुचेरी, जे.एंड.के। गुड, जे.एंड.के का सीट कंफर्म आप लोग कर लीजिएगा। दिल्ली में 70 विधानसभा क्षेत्र है, पुदुचेरी में 30 है, 30 है कंफर्म। अच्छा, चलिए कंफर्म बता रहे। जे.एंड.के वाला अभी देखिएगा लद्दाख वगैरह करके कितना निकाला है। अभी जे.एंड.के में हाल फिलहाल विधानसभा बहाल हुई है ना, हाल फिलहाल विधानसभा बहाल हुई, बीच में तो स्पेशल स्टेटस में नहीं किया था, तो ये गलत हो गया। ठीक है, और बाकी जितना भी है यूनियन टेरिटरी 7 है उसमें नहीं है, 7 है। टोटल कितना बच रहा है अब? हाँ, एक और बढ़ा तो उतना ही हो गया जितना था पहले। हाँ, 8 हो टोटल ना, तो टोटल अभी स्टेट प्लस यूटी मिलाकर कितना हो गया? स्टेट हो गया 29 और यूटी हो गया 8, तो 29 और 8 33 टोटल। कहा ना भाई, हटा भी तो 28 और 8 36 हो गया ना, हटा भी तो एक। हाँ, 30 + 3, गुड, 30 + 3 होता है, 33 होते हैं। हाँ ठीक है, जे.एंड.के वाला लेटेस्ट सीट अपना देख लीजिएगा, क्या पूछ सकता है ये जे.एंड.के, क्योंकि अभी भी चुनाव हुआ है ना वहाँ पे, मैच कराने के लिए दे सकते हैं। अनुच्छेद 3 और 4 से संबंधित कौन से कथन असत्य है? ध्यान देना है, गलत कह रहा है। अनुच्छेद 4 के अंतर्गत परिवर्तन के लिए संविधान संशोधन आवश्यक होता है। अनुच्छेद 3 के तहत राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुमति जरूरी होती है। बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें देना है कि असत्य कौन है। ठीक है, तो 4 के तहत जो अमेंडमेंट होगा संविधान संशोधन जरूरी नहीं होगा, पहली बात तो, यानी कि गलत हो गया। ठीक, अनुच्छेद 3 के तहत राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुमति जरूरी होती है, ये भी गलत है। कमीशन की जरूरत, भेजेगा पूछेगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि उसका अनुमति जरूरी, तो दोनों क्या हो जाएगा इसका? तो सी हो जाएगा, क्योंकि गलत कौन सा है, तो दोनों गलत है। ठीक, संविधान में अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत शब्द किसको निरूपित करता है? ये सब क्वेश्चन कई बार आएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी, है ना, नहीं हो जाएगा? क्या मारूं, राज्य क्षेत्र मार दूं, केंद्र सरकार मार दूं? अब इसे में अगर एक टर्म संघ वगैरह दे दिया तो और कंफ्यूजन हो जाएगा। यही सब तो है, एक दो ब्लंडर थोड़ा सा। चलिए, भारत का संघीय ढांचा निम्नलिखित में से किस प्रकार का आधारित है? फेडरल पूछ रहा है, संघीय ढांचा किस प्रकार का है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? राज्यों की अविभाज्यता, केंद्र की सर्वोच्चता, राज्य की स्वतंत्रता। भारत का संघीय ढांचा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, इसका आंसर बताइए। तो 1 और 2 होगा ना, कि राज्य वैसे सामान्य रूप तो राज्य अविभाज्य है, ठीक है, राज्यों की अविभाज्यता, केंद्र की सर्वोच्चता, यानी कि संघीय व्यवस्था में दोनों तो लक्षण पाए जा रहे हैं। ठीक, लेकिन राज्य की स्वतंत्रता यानी कि इंडिपेंडेंसी की बात नहीं कही जाएगी ऐसे, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, तो 1 और 2 इसका
करेक्ट आंसर होगा। सामान्य रूप से अब आए दिन तो राज्य का विभाजन नहीं हो रहा है ना, संघीय ढांचे को हम किस रूप में देखेंगे, इसी रूप में देखेंगे ना। हाँ तोड़ नहीं सकते हैं, हाँ। हाँ लेकिन संघीय ढांचे में ये माना जाए कि थोड़ा सा ऐसा नहीं कि आए दिन हम राज्य का विभाजन करेंगे, तो राज्यों की अविभाज्यता केंद्र की सुपरमेसी है, लेकिन राज्यों की स्वतंत्रता का मतलब ऑटोनोमस की बात हो रही है, तो ऑटोनोमस तो हम उसको नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सेंटर की सुपरमेसी भी तो हम दे रहे हैं ना, सेंटर की सुपरमेसी। हाँ देखिए, राज्य की स्वतंत्रता परंतु वो संप्रभु नहीं है, तो स्वतंत्रता यानी कि सोवरेंटी के संदर्भ में। संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है, बिल्कुल सही है, 5 से 11 है ना। भारत में नागरिकता के विषय पार्लियामेंट को विधि बनाने की शक्ति केवल अनुच्छेद 11 से प्राप्त होती है। भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता की अनुमति दी गई है, तो बिल्कुल गलत है, और पार्लियामेंट ही तो कानून बनाता है। अब पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार आर्टिकल 11 से ही मिल रहा है, एक और दो दोनों इसका सही होगा ना। ठीक है, 1955 ना। चलिए, नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्त करने के कौन कौन से तरीके बताए गए हैं, इसका आंसर बताइए क्या होगा। जन्म द्वारा, वंशानुक्रम द्वारा, पंजीकरण द्वारा, प्रकटीकरण द्वारा, क्षेत्र को शामिल करने द्वारा, ये पांचों है ना, तो ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन क्या करेगा, एक आध नया इसमें एंट्री कर देगा और एक को हटा देगा, इसीलिए क्वेश्चन को रिवीजन करना है बार बार कि थोड़ा सा कौन कौन से टर्म है, जैसे आर्टिकल 15 हो गया, 16 हो गया, एक कुछ डाल देता है उसमें बीच में, ब्रांड है, बर्थ, रेसिडेंस, ऐसे करके ना, एक्विजिशन है, नेचुरलाइजेशन, हाँ गुड, बढ़िया। तो इसमें पांचों के पांचों है, इस बेस पे आप नागरिकता प्राप्त करने के लिए अधिकार रखते हैं, 1 2 3 4 और 5। और ये किस में है, नागरिकता अधिनियम 1955। इसमें बहुत अमेंडमेंट हुआ है, ध्यान में रखना है, 2003 में भी हुआ था, 2019 में भी हुआ है, उससे पहले भी कई बार हुआ है, कितना, बहुत सारा अमेंडमेंट हुआ है, लेकिन 3 वाला 19 वाला इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। हाँ, राज्य पुनर्गठन हुआ। अच्छा, तो मैं याद करता हूँ, मतलब कोई कोई जो इम्पोर्टेंट रहता है, जैसे कि ये भी इम्पोर्टेंट 2019 में गया है वो। हाँ तो ये 2019 वाला में सीए वगैरह आया, 2003 में आया आपका वो ओसीआई वगैरह का जो कॉन्सेप्ट था, या एनआरसी भी था ना उस समय, एनआरसी इसी का कॉन्सेप्ट है, एनआरसी 2019 वाला में कॉन्सेप्ट है ना, कुछ कुछ किस में आया है, ये सब पूछता है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही बताना है कौन सा है। नागरिकता अधिनियम 1955 मूल रूप से 7 तरीकों से नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति देता है, ये ध्यान में रखना, 7 है, 7 टाइप। हाँ यही सब याद करना है। संसद इस अधिनियम में संशोधन करके नए प्रावधान जोड़ सकती है, जोड़ ही रहा है बार बार पार्लियामेंट, पहला 1955 में लाया था, उसके बाद बार बार अमेंड कर रहा है, तो यानी कि दोनों सही हो जाएगा ना। हाँ बताइए, एक्सटेंड हुआ है कुछ, अच्छा, तो मूल रूप से तो 5 है, ठीक है, लेकिन बाद में अमेंड हुआ है ना, नहीं नहीं अमेंड करके बाद में राइट दिया है, बाद में दिया है। 2004 वाला कॉन्सेप्ट उस समय कैसे बता सकते हैं, 55 में जब हम चर्चा कर रहे हैं, और सिटीजनशिप लेने का कॉन्सेप्ट आप अभी ओसीआई वगैरह को, या ये जो बाद में आ रहा है सब, है ना, तो ये तो बाद में हुआ ना, तो इसका मतलब मूल रूप से 5 ही होगा, तो बिल्कुल सही है, तो ये यानी कि ये पहला गलत हो जाएगा, ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका, है प्रेजेंट टाइम में 7 समझिए इसको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसको हटा दीजिए, केवल 2 है ना, दो टाइप बाद में जो इन लोगों ने कुछ किया है, जैसे कि अभी सीए वाला भी तो एक ले सकता है ना, सिटीजनशिप 2019 वाला में नागरिकता जो है 2014 से पहले रह रहा है, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान, तो इनको भी तो एक राइट दिया ना, एक सीए वाला भी तो नागरिकता हुआ,
और एक 2003 वाला भी बाद में अमेंड किया था, उसमें भी नागरिकता देने का कुछ था प्रोविजन 2003 वाला में, यही दो ऐड किया तो 5 और 2 7 हो जाएंगे, ठीक ना। सीए वाला में पढ़ा ना कि कौन कौन से उसमें आया कि रिलीजन बेस्ड बायसनेस कर रही है गवर्नमेंट, तो माइनॉरिटी लोग को दिया ना वहाँ पे राइट, तो सिटीजनशिप का ही तो दिया ना वो। लेकिन ये सब की चर्चा 1955 में कहाँ हो सकती है। चलिए आ ही गया, देखिए है ना। अगला क्वेश्चन यही है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीए यानी कि 55 का अमेंडमेंट है एक तरीके से, ये कर सकते हैं, से संबंधित कौन से कथन सही है। यह अधिनियम बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए 6 धार्मिक समुदाय, ये भी याद रखना है, 6 पूछ सकता है, ये भी आई है, 6 धार्मिक समुदायों को नागरिकता देने की व्यवस्था करता है, बिल्कुल सही है। इसमें मुस्लिम नहीं है, इसमें मुस्लिम समुदाय को शामिल किया गया, स्पेशल टारगेट इश्यू किया गया, जो इसका आंसर गलत है, तो ये गलत कर दीजिए। यह अधिनियम अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता क्योंकि ये एक समान वर्ग को लक्षित करता है, तो ठीक है, करता तो जाता था सुप्रीम कोर्ट में, गया भी होगा सुप्रीम कोर्ट में, है ना, सुप्रीम कोर्ट जस्टिफिकेशन दिया होगा, तो यानी कि 2 हट जाएगा, 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी बेस हो गया सिटीजनशिप का, ठीक है। 14 के लिए गवर्नमेंट का क्या तर्क है, यह समान वर्ग पर आधारित है, यद्यपि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। और 5 रिलीजन देख लीजिए कौन कौन, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। तो पारसी और ईसाई को यदि छोड़ दिया जाए तो चारों जो है ना हिंदू, सिख, बौद्ध यानी हिंदू का ही पार्ट माना जाता है। 5 आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 में हिंदू बराबर हिंदू प्लस बौद्ध, जैन, सिख, 25 ही है ना। चलिए, भारत में दोहरी नागरिकता से संबंधित कौन सा कथन सही है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा। भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति केवल प्रवासी भारतीयों को दी गई है, नहीं है, भारतीय संविधान दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है, ये तो सही लग रहा है। दोहरी नागरिकता भारत में पूरी तरह से वैध है, वैध है ही नहीं, भारत अमेरिका की तरह दोहरी दोहरी की अनुमति देता है, तो बिल्कुल गलत, तो करेक्ट आंसर बी होगा, ठीक। चलिए 31 का आंसर बताइए। 31 का क्वेश्चन ही गायब कर दिए क्या जी, 30 था, ये 31 था, आगे पीछे हो गया। एक व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को भारत में जन्मा, भारत में निवास करता है, वो भारतीय नागरिक माना जाएगा। जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को भारत में रह रहा है, उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ, वो अभी नागरिक होगा। मुझे लगता है कि दोनों सही है ना, सिंपल सा है सेंटेंस, ठीक है। अनुच्छेद 5 के अनुसार, चलिए, भारत में नागरिकता समाप्त होने के कौन कौन से तरीके हैं, ये सब वर्ड दे देगा, बीच में फंसा देगा, ठीक है। तीनों तरीका है ना, परित्याग है, विलोपन है, वंचन है, यानी कि 1 2 3 है। और उसी तरीके से वो भी देता है कि प्रेसिडेंट के पास जो पार्डनिंग पावर है कौन कौन से हैं, है ना, 5 टाइप का जो है वो भी देता है। गवर्नर के पास कौन कौन से हैं, क्वेश्चन आया होगा गवर्नर वाला, हाँ नहीं है वो एग्जैक्टली, हाँ उस क्वेश्चन को मैं ही बनाया था, थोड़ा सा मैं जान है? पढ़े भी थे। चलिए, भारतीय नागरिकता समाप्त होने के 3 वैध तरीके हैं, एक बार डिफिनेशन देख लीजिए। रिनंसिएशन, परित्याग, स्वेच्छा से छोड़ी गई, टर्मिनेशन, विलोपन, अन्य देश की नागरिकता अगर ले लिए जाए तो यहाँ की नागरिकता आपका टर्मिनेट हो जाएंगे, विलोपन। डेप्रिवेशन, वंचन, सरकार द्वारा नियम उल्लंघन पर नागरिकता छीनना, ठीक है, ज़्यादा दंगा फसाद करेंगे तो सरकार आपकी नागरिकता छीन लेगी, ये डेप्रिवेशन में आ जाएगा, वंचन में। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, अभी हम लोग चर्चा किए थे, 11 होगा ना, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारतीय नागरिकता को प्राकृतिकरण द्वारा प्राप्त करने हेतु आवश्यक नहीं है। अब देखो, जो हम लोग पढ़े हैं जितने तरीके का हो सकता है, उसमें कौन सा एक प्राकृतिकरण द्वारा नहीं है,
तो प्राकृतिकरण वाला एक बार अपना डिफाइन कर लीजिएगा क्या क्या है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, भारत में जन्म होना, है ना, ये प्राकृतिकरण में नहीं होगा, बाकी आएगा। भारत में जन्म होना, प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता के लिए भारत में जन्म होना आवश्यक नहीं है, बाकी 11 वर्षों तक निवास, अच्छे आचरण, संविधान में आस्था, ये सब आवश्यक है। क्वेश्चन इसीलिए होता है कि थोड़ा सा रिकॉल कर ले। कौन सी श्रेणी भारतीय नागरिकता के लिए पात्र नहीं है? ठीक है, प्रवासी भारतीय कार्ड धारक अप्लाई कर सकते हैं, पंजीकृत शरणार्थी, किसी भारतीय नागरिकता से विवाहित विदेशी महिला, पात्र नहीं है विदेशी पर्यटक, यही ना। कई सारे क्वेश्चन लॉजिक बेस भी कर सकते हैं। भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज आवश्यक है? बताइए, दस्तावेज के बारे में बताइए। जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, रेसिडेंस होना चाहिए, नेशनलिटी राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र। ठीक है, तीनों हो गया है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए डॉक्यूमेंट पूछ रहा है, कौन से कथन असत्य है, असत्य कथन बताना है। संसद नागरिकता की परिभाषा को बदल सकती है, बिल्कुल बदल सकती है, तभी तो बाद में भी बदला 2019 में। नागरिकता अधिनियम 1955 एक मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है, एफआर के अंतर्गत थोड़ी इस आर्टिकल को डाला गया है। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। बाकी लेकिन देख लेते हैं, भारत में नागरिकता संविधान से भी ऊपर संसद द्वारा नियंत्रित है, तो पार्लियामेंट तो कंट्रोल कर ही रहा है अमेंड कर करके। नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा निर्मित कानून है, ये भी सही है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कौन सा असत्य पूछ रहा है ना, फंडामेंटल राइट नहीं है, मौलिक अधिकार है नहीं, ये गलत है। सामान्य कानून है, न कि मौलिक अधिकार। किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो सकती है, तीनों है। हाँ, जब वो किसी अन्य देश की नागरिकता ले ले, जब उसने नागरिकता धोखे से प्राप्त की हो, जब वो स्वेच्छा से छोड़ दो, तीनों आगे डिफाइन कर करके ना। ठीक है, यही तीनों का डिफिनेशन हम लोग वहां देखे थे। ओसीआई कार्ड धारकों को निम्नलिखित में से क्या अधिकार प्राप्त नहीं है, इसका आंसर बताइए। वोटिंग का राइट नहीं है, एनआरई को है। ओसीआई कार्ड धारक को क्या अधिकार प्राप्त नहीं है, तो लोकसभा चुनाव में वोटिंग है, मतलब राइट टू वोट इनको नहीं है, ओसीआई कार्ड धारक को। राइट टू वोट नहीं है, इसको मतलब याद कर लेना है। अभी लोकसभा पूछ रहा है, कभी विधानसभा ही दे देगा। एनआरआई को है ना, है? लोकसभा चुनाव में वोट देने का, भारत में सीमित अवधि तक रहने का अधिकार, बिना वीजा भारत आने का अधिकार, तो बी वाला इसका नहीं है, ये राइट इनको। ठीक है, अब बाकी ओसीआई को क्या मिल रहा है, भारत में रहना, संपत्ति खरीदना, बिना वीजा आने का अधिकार, मतदान का अधिकार नहीं है। ठीक, 40 क्वेश्चन, कौन से कथन सही है, सही बताइए, इसमें कौन सा कथन सही होगा। एक ओसीआई नागरिक भारत का नागरिक होता है, बिल्कुल अभी हम लोगों ने कट कर दिया, भारत का नागरिक हो तो वोट देने का राइट इसको मिल जाता। पीआई और ओसीआई अब एक ही श्रेणी में सम्मिलित किया है, 2015 में दोनों को एक ही कर दिया गया था। ठीक है, पीआईओ को मतदान का अधिकार है, परंतु ओसीआई को नहीं, ऐसा नहीं है। राइट टू वोट किसी को नहीं है, एनआरआई को है राइट टू वोट, ये दोनों को। तो कभी पीआईओ भी आ सकता है, ओसीआई भी आ सकता है। ओसीआई नागरिकता अधिनियम 1955 का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा इसका, बी। पीआई और ओसीआई अब एक ही श्रेणी में सम्मिलित है ना, 2015 में मर्ज कर दिया गया था ना दोनों को। हाँ देखिए, 2015 में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ओसीआई को मिलाकर एक ही श्रेणी बना दी गई, दोनों अब लगभग समान लाभ प्राप्त करते हैं, परंतु ये भारत के नागरिक नहीं होते। भारत में नागरिकता का विषय केंद्रीय सूची में है। ठीक है, केंद्रीय सूची में है। नागरिकता अधिनियम 1955 को संसद द्वारा बनाया गया था। संविधान के तहत नागरिकता स्वतः समाप्त हो सकता है, स्वतः तो समाप्त नहीं हो सकता है, कुछ कुछ तो क्राइटेरिया है उसके बेस पे, स्वतः तो मन करे तो कभी कोई किसी का कर दे समाप्त। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार कौन निम्न में से पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिक बन सकता है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। भारत का मूल निवासी, रजिस्ट्रेशन पंजीकरण द्वारा, भारत के बाहर जन्मे भारतीय मूल के बच्चे, भारत में स्थायी निवासी, विदेशी नागरिक, तीनों कंडीशन हो सकता है।
नागरिकता अधिनियम के अनुसार प्रकृतिकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को भारत में न्यूनतम कितने वर्षों तक निवास करना आवश्यक है, बताइएगा। अभी 11 साल हम लोग पढ़े थे। सीए वाला में कुछ और है, 2014 से पहले, और मिनिमम है कि इतना 5 साल है क्या, कि मिनिमम 5 साल तक रहना है ना, वहां पे 5 साल है, यहाँ 11 साल है। 14 साल में जो है 11 साल जो है कम से कम उसको रहना चाहिए इंडिया में, और जब आवेदन करेगा तो 12 महीने कंटिन्यू भारत में रहना। इसके लिए हाँ, ये 11 वर्ष ही है। हाँ, 14 वर्ष में से 11 वर्ष 14 में 11 है ना, 14 में 11 ना। हाँ, आवेदन से पहले लगातार, यानी 1 साल यहाँ पे रहना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के थ्रू 7 रजिस्ट्रेशन, और ये सीए वाला में 5 साल है ना, जो 14 से पहले, जो 5 साल से रह रहा हूँ। बताइए कौन सा कथन नागरिकता के संबंध में गलत है। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है उसे संसद के सदस्य बनने का अधिकार है। हाँ, नागरिक है तो बन ही सकता है ना। भारत में जन्म लेने सभी बच्चे स्वतः भारतीय नागरिक होते हैं, ऐसा नहीं। इसकी जगह क्या होना चाहिए, स्वतः नहीं होते। नहीं तो कोई कहीं से आया पैदा हो गया, तो इंडियन सिटीजन थोड़ी मिल जाएगा, अप्लाई करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति जो किसी और देश की नागरिकता प्राप्त करता है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है, बिल्कुल सही। संसद नागरिकता संबंधी कानून में संशोधन कर सकती है, ये गलत है। बट गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके बाद लैंड ही चलिए 45 का क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। निम्नलिखित में से किसी दिन व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो हम लोग अभी पढ़े इसको, स्वेच्छा से नागरिकता त्याग दें, भारतीय नागरिकता धोखे छल से प्राप्त की गई हो, भारतीय सरकार के खतरा साबित हो, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, 1, 2 और 3। नागरिकता की अवधारणा संविधान के किस भाग में है, तो भाग 2 आर्टिकल 5 से 11। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत के नागरिकता नियमों में शामिल नहीं है। जन्म द्वारा नागरिकता तो हो ही रहा है, प्राकृतिकरण द्वारा भी हो रहा है, वैवाहिक संबंध के कारण नागरिकता भी होता है, रिलीजन बेस्ड नागरिकता होता ही है, धार्मिक कारणों से नागरिकता नहीं है। लेकिन 2019 वाला वो लोग कर रहे हैं, लेकिन हम उसको जस्टिफाई नहीं करेंगे, रिलीजन बेस्ड नहीं है वो। लोग चैलेंज कर रहा है कोर्ट में, लेकिन हम लोग नहीं मानते। माइनॉरिटी पे वहाँ पे वो अलग उसका किया गया, माइनॉरिटी पे वहाँ पे जो है उत्पीड़न होता है उसके अलग किया गया, ना कि जो धार्मिक। गवर्नमेंट का जस्टिफिकेशन यही है, वहाँ धार्मिक रूप से लोग परेशान हो रहे हैं इसीलिए। गुड। भारतीय नागरिकता अधिनियम के तहत परित्याग का अर्थ क्या है, हम लोगों ने अभी पढ़ा था। परित्याग स्वेच्छा से, 3 टाइप हम लोग पढ़े, उसमें एक हो गया स्वेच्छा से। भारत सरकार ने प्रवासी भारतीयों के लिए कौन सी योजना बनाई जो उन्हें भारत में विशेष अधिकार देता है, क्या होगा इसका आंसर, ओसीआई कार्ड। कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। सभी भारतीय नागरिकों को मताधिकार का अधिकार है, नागरिक है तो मताधिकार का अधिकार रहेगा। किसी विदेशी को प्राकृतिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता दी जा सकती है, दोहरी नागरिकता भारत में स्वीकृत है। सबसे स्ट्रॉन्ग यही है, 100% गलत आप इसको कह सकते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग है ये ज्यादा सेंटेंस के अकॉर्डिंग। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी तो आएंगे, नियर अबाउट। हाँ हाँ बिल्कुल। तो इसमें देखना है कि बहुत ज़्यादा हार्ड कौन सा है जो बिल्कुल कट किया जा सकता है, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं हो, तो वही है। ठीक है, सबको पता है कि मताधिकार 18 के बाद ही हो सकता है। हाँ पता है, उसमें तो थोड़ा गुंजाइश ही बन रहा है, लेकिन ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, प्रेम्बल से क्वेश्चन आ गया है ना।
प्रेम्बल का हम लोगों ने चर्चा भी किया था, टॉपिक पे हम लोगों ने चर्चा भी किया था। संविधान के प्रस्तावना को संविधान का मूलभूत अंग माना गया है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा लागू करने योग्य जस्टिसेबल करार दिया है। जस्टिसेबल तो है ही नहीं, जस्टिसेबल केवल फंडामेंटल राइट है। लेकिन पहला वाला क्या होगा? अभिन्न हो सकता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल इज पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंग्लिश वाला है, इंग्लिश वाला तो नहीं है, लेकिन प्रस्तावना को संविधान का मूलभूत अंग, बेसिक स्ट्रक्चर तो नहीं कहिएगा। हाँ, इंटीग्रल पार्ट इसको कहिए, मूलभूत अंग मत कहिए। मतलब यहाँ पे ये जो है ना, मूलभूत मत रखिए, बेसिक मत रखिए, लेकिन संविधान का एक पार्ट है, ये मान के रखिए। बिल्कुल एग्जैक्टली। बेरुबारी से शुरू हुआ था ना, नहीं माना गया था, उसके बाद माना गया। बट आपका बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, बट वैसे संविधान का पार्ट इसको माना जाए। तो ये मूलभूत गलत लिख दिया, संविधान का एक अंग माना गया है, ये रखना चाहिए। हाँ, ये संविधान का अंग माना गया है, इसके हिसाब से इसका आंसर 1 होगा, है ना। अब मूलभूत के हिसाब से दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका आंसर डी दिया है। तो डी सही है, फिर ये बेसिक स्ट्रक्चर मान के चल रहा है। अच्छा, तो यदि बेसिक मान के चलते हैं तो डी हो जाएगा। ठीक, बेसिक में डी आंसर। हाँ हाँ एग्जैक्टली, संविधान का पार्ट है तो यस, अब बेसिक तो नहीं, उसी हिसाब से आंसर है। तो इसको अगर क्या कहूँ, ऑनलाइन में तो समझ ही गए होंगे बच्चे लोग भी। यह भी है, प्रस्तावना को यदि संविधान का अंग माना जाए तो सही रहेगा स्टेटमेंट, और बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट यदि प्रेमल को माना जाए तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। उसी संदर्भ में क्वेश्चन को देखेंगे तो समझ सकते हैं, यदि संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया है तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, और यदि मूलभूत अंग माना गया है तो ये गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा तो दोनों आंसर इसका हो जाएगा, और ये सही होगा तो केवल इसका आंसर 1 हो जाएगा। उसी तरीके से एक्सप्लेनेशन भी इसी तरीके से आपको समझना है। तो एक्सप्लेन में इसको बेसिक स्ट्रक्चर मान करके इसका आंसर दिया गया है। हाँ हाँ बिल्कुल। प्रस्तावना या प्रयुक्त सोवरेंटी शब्द का क्या तात्पर्य? संप्रभुता। अब जो शब्द आ रहा है ना, प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ, ये सब अब क्वेश्चन से 1-2 आएंगे, तो बताइए इसका क्या अर्थ होगा। भारत बाह्य शक्तियों से स्वतंत्र है, बिल्कुल, है ना। भारत अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र निर्णय ले सकता है, ये भी सही है। भारत राष्ट्रमंडल प्रमुख को अपने संवैधानिक मुखिया मानता है, ये तो बिल्कुल गलत है। तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू। सोल्यूशन इसका गलत है। तो सही है ये, राष्ट्रमंडल के बारे में बताए थे कि हम लोग राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है सुप्रीमेसी महत्वपूर्णता पर कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये नेहरू जी का जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से सोवरेंटी क्या है उसको। समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया था, बढ़िया क्वेश्चन। 42वां संशोधन द्वारा 1976 में, आपातकाल के दौरान। आपातकाल के दौरान इसलिए कि आपातकाल का टाइम पीरियड 75-77 है, और अमेंडमेंट 76 में हो रहा है ना, तो तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, और बाकी 2 टर्म अभी और आएंगे आगे क्वेश्चन में जो अमेंडमेंट हुआ है। हाँ, भारत की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, पूछ सकता है। राज्य सभी धर्मों को समान संरक्षण देता है, बिल्कुल सही है, संरक्षण दे रहा है।
राज्य किसी विशेष धर्म को आधिकारिक धर्म नहीं मानता, यह भी सही है। राज्य धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करता है, बिल्कुल नहीं करता है ना। संरक्षण देना, हस्तक्षेप करना सब अलग अलग चीजें हैं, छोटे छोटे टर्म है लेकिन सब कॉन्सेप्चुअल है। तो करेक्ट आंसर 1 और 2 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। चलिए इतना क्वेश्चन तक रखिए, इसका स्लाइड चेंज करिए, बाकी नया वाला स्लाइड दीजिए यहाँ। नमस्कार मित्रों, देश एजुकेशन चैनल पर आप सबों का स्वागत है। टेस्ट 1002 का जो डिस्कशन छूट गया था उसे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 तक लास्ट हुआ था, 50 से आगे करते हैं। 51 से हम लोग करते हैं क्या क्या इसका आंसर होगा। 50 तक हो गया था ना, 54 से करना है, 54 तक हो गया, 55 से करते हैं ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय शब्द का क्या तात्पर्य है। फिंगर करता हूं तो ये आता है, ये करता हूं तो रेड आता है। चलिए क्वेश्चन क्या है, प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय शब्द का क्या तात्पर्य है। न्याय मतलब कौन सा न्याय। प्रस्तावना तो बिल्कुल रट जाइएगा, याद करना है क्योंकि इंटरव्यू में पूछता है संविधान का प्रस्तावना सुनाइए, और उसी सीक्वेंस में याद करना है। भारत कैसा, न्याय कैसा, स्वतंत्रता कितना। ऐसा नहीं कि आधा उधर बोल दिया आधा इधर बोल दिए, फिर दिक्कत होती है। मतलब लगे कि हाँ थोड़ा सा रिस्पेक्ट है संविधान के प्रति, पता चल। चलिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसमें राजनीतिक न्याय, इसमें फंसाता कैसे है क्वेश्चन में, बीच में दे देगा आपको धार्मिक न्याय, है ना। कई सारे क्वेश्चन सिंगल सिंगल मिलेंगे। तो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा ना, 1 2 3, ठीक। चलिए मैं फिर छोटा है, फिर अब इसको बड़ा करिए, छोटा ही बड़ा करते करते दिक्कत हो जाएगी। सर जो भी 2 उंगली आप ही का काम करेगा। सेलेक्ट करना। अच्छा यहाँ पे आ गए, ठीक है। चलिए अब तो हमारा भी काम कर जाएगा। फिफ्टी सिक्स ना, ये है, ठीक है। चलिए ऊपर नीचे करते रह जाएगा, अब इन्होंने काम ही ऐसा किया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन, ये वाईफाई नंबर है इसको मत याद करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावना से संबंधित नहीं है। यह संविधान का परिचयात्मक वक्तव्य है, ठीक है। क्या है, संविधान का परिचयात्मक वक्तव्य है, तो बिल्कुल सही है, इंट्रोडक्टरी ही तो है। हाँ आइडेंटिटी कार्ड, पालकी वाला बोले आइडेंटिटी कार्ड है, आईडी है। यह केवल दार्शनिक उद्देश्य से बताता है, इसका कोई व्यवहारिक महत्व नहीं है। नहीं, व्यवहारिक महत्व भी है ना। यह भारत की राजनीति में गाइडलाइंस तत्व प्रदान करता है, दिशा नहीं, तो ये भी सही है। तो 2 इसका आंसर हो जाएगा, राइट। प्रस्तावना के गणराज्य शब्द का क्या मतलब हुआ। गणराज्य से मेंस का भी क्वेश्चन आ चुका है। तो गणराज्य का मतलब क्या हुआ, प्रमुख पद वंशानुगत नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है, जैसे ब्रिटेन में है। राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, निर्वाचित ही हो रहा है। शासन का प्रमुख न्यायपालिका द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल गलत है ना, सेपरेशन है, एक दूसरे में नहीं घुसना है। 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को मूल अधिकारों का अंग माना गया है। बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को मूल अधिकारों का अंग माना गया है केवल प्रारंभिक अवधारणा में, सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्णय द्वारा, केवल संसद द्वारा पारित संकल्प में, इनमें कोई कानूनी स्थिति नहीं है। देखिए बी तो आप कट कर ही लेंगे, कोई ऐसा है नहीं। सी वाला भी कट कर लेंगे, पार्लियामेंट द्वारा से भी पारित संकल्प नहीं है। ए और डी में थोड़ा सा रख सकता है कंफ्यूजन, केवल प्रारंभिक अवधारणा में, इसमें कोई कानूनी स्थिति नहीं है। ए इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। हालांकि मूल, अगर
मूल अधिकार का अगर पार्ट रहता तो बिल्कुल दे ही देता। फिर तो कहीं ना कहीं देता ही। मूल अधिकार का पार्ट या तो पार्लियामेंट के अमेंडमेंट से होता है या सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन से होता है। तो ये दोनों नहीं है, कुछ ना कुछ लॉजिक इसमें है। तो क्या लॉजिक है, मतलब एक इनिशियल कॉन्सेप्ट के रूप में कह सकते हैं कि ठीक है फंडामेंटल राइट के पार्ट है। बड़ा ही अंदर का क्वेश्चन है, मतलब वो थोड़ा सा कंफ्यूज करा सकता है आपको, इसीलिए ध्यान रखना है थोड़ा सा। इसका आंसर ये आप जा सकते हैं यहाँ पे, केवल प्रारंभिक अवधारणा में, केवल प्राइमरी कॉन्सेप्ट में आप इसको कह सकते हैं। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? देखिए ये मेन क्वेश्चन था जिसको इतने दिन से आप लोग परेशान हो रहे थे, है ना। बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है लेकिन मूल हिस्सा है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। तो किस केस में कहा गया था बताइए? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, ठीक है। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। चलिए अब इसको आगे बढ़ाना होगा तो फिर से यहाँ सिलेक्ट पे जाना होगा ना। हम्म 60 तो हो ही गया था, तो 61 तो फिर इधर ही आ जाता, फिर हम क्यों बढ़ा रहे हैं? वो है ना सर। चलिए बढ़िया शब्द दिख रहा है यहाँ पे। प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्दों का क्या महत्व है? आइए आइए आइए, सारा कर्म करके जा रहे हैं। चलिए प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्दों का क्या मतलब है बताइए? यह भारत की संप्रभुता को संकेत देता है, यह इंगित करता है कि संविधान जनता की इच्छा से बना है, यह विधायी संप्रभुता का प्रतीक है। बताइए क्या इसका आंसर होगा? भारत की संप्रभुता, हम भारत के लोग, सोवरेंटी का मतलब तो पता ही होगा। सोवरेंटी मतलब अल्टीमेट पावर किसके पास है। जैसे मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, दोनों अलग टाइप के सोवरेन थे। दिल्ली सल्तनत वाले अपने को पूरी की पूरी सोवरेन नहीं मानते थे, इसीलिए ये अपना मान्यता खलीफा से लेते थे। यानी कि इनको लगता था कि रिलीजियस रूप से इंडिया के लोगों ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया है, और इंडिया के लोग एक्सेप्ट नहीं किया, तो इंडिया में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए एंटी मुस्लिम्स, जो मुस्लिम के अगेंस्ट हैं, मुस्लिम के अलग जो विचारधारा वाले हैं, उनके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए हमारा जो रिलीजियस गुरु है उससे हम कुछ अपना प्रमाण पत्र ले, खलीफा से प्रमाण पत्र लेना। यानी कि अपने आप को कंप्लीट सोवरेन नहीं मानते थे। लेकिन ये मुगल वाले, देखिए उन लोग अपना उपाधि क्या लेता था? सल्तनत कहलाता था, दिल्ली का सुल्तान। लेकिन मुगल वाले अपने आप को दिल्ली का राजा कहते थे, यानी कि वो अपने आप को सोवरेन मान रहे हैं। तो उसी तरीके से जो संविधान सभा या हम लोग को भारत जो है, हम लोग के पास सोवरेंटी है, फुल पावर है। तो उसी संदर्भ में देखना है पावर किसके पास है। हम भारत के लोग का मतलब क्या है? यानी भारत की संप्रभुता का संकेत देता है, यानी हमारे पास सोवरेंटी है। दूसरी बात यह इंगित करता है कि संविधान जनता की इच्छा से बना है, ठीक है, हमने बनाया है। यह विधायी संप्रभुता का प्रतीक है। विधायी संप्रभुता कैसे हो सकती है ना, विधायी संप्रभुता का प्रतीक है, तो ये गलत हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर 1 और 2 होगा। संप्रभुता के मामले में ध्यान देना है, संप्रभुता के मामले में ना तो पार्लियामेंट संप्रभु है और ना ही एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट संप्रभु है। कॉन्स्टिट्यूशन संप्रभु है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे हम लोग संप्रभु हैं, हम लोग हैं, हम लोग ने संविधान बनाया ना। इसीलिए क्वेश्चन आ रहा है कि हम भारत के लोग का मतलब क्या हुआ, यानी कि हम संप्रभु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्यों का समर्थन करता है? उद्देश्य क्या था प्रस्तावना का? समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, निजी संपत्ति का अधिकार। ये सब जो कट हो गया है ना, ये सब ध्यान में रखना, इधर का है, इसका पार्ट था, इधर का नहीं है सब। चलिए बताइए 62 का आंसर बताइए क्या होगा? समानता का अधिकार तो आएगा ही। धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता कैसे आएगा? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तो यानी कि धर्म की स्वतंत्रता भी है। निजी संपत्ति का अधिकार कुछ ऐसा नहीं है प्रस्तावना में, तो 1 और 2 हो जाएगा ना, यही होगा। अखंडता शब्द प्रस्तावना में किस पर जोड़ा गया था? 42वां 1973 में, राइट। समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, SPA, सपा, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना किस प्रकार की न्याय प्रणाली की बात करता है? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, धर्म आधारित न्याय की बात नहीं करेगा। 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 10 सेकंड का पैसेंस रखिएगा। थोड़ा ब्रॉड दिख जाएगा, बड़ा दिख जाएगा, तो आप ही लोग को सहूलियत होगी। ऑफलाइन के जो स्टूडेंट उनको तो दिक्कत नहीं है। चलिए
ठीक है, कुछ तो दिख रहा है। प्रस्तावना मूल्य की समानता की भावना से क्या तात्पर्य है? अवसरों की समानता, कानून के समझ समानता, समान परिमाण परिणाम सुनिश्चित करना। बेटा इसका क्या आंसर होगा? क्या है इसका आंसर? अवसरों की समानता, कानून के समझ समानता, समान परिणाम सुनिश्चित करना है। ये तो नहीं होगा ना, केवल एक और दो होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस संविधान से प्रेरित है? बताइए। गुड, अमेरिका से। भाषा लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। प्रस्तावना में प्रयुक्त बंधुता का क्या अभिप्राय है? राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, व्यक्ति और राष्ट्र के बीच पारस्परिक संबंध, आर्थिक समानता, है ना। आर्थिक समानता गलत हो जाएगा, एक और दो सही हो जाएगा। प्रस्तावना मूलक धर्म निरपेक्षता की व्याख्या भारत में किस प्रकार से की जाती है? सकारात्मक धर्म निरपेक्षता, लेकिन राज्य का कोई धर्म नहीं है ना। अगर कोई धर्म है हाँ उसके अगेंस्ट ना सकते, सरकार जो है धर्म कोई आयोजन कर रहा है उसके लिए जो है व्यवस्था कर सकता है, हाँ, लेकिन धर्म में हस्तक्षेप के कोई सिस्टम। बिल्कुल। संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, यह अनुच्छेद कहाँ लिखित है? तो अभी से प्रस्तावना में है ये। क्वेश्चन नंबर 71 छूट गया, नीचे है ना, ये ऊपर ही नीचे होता रहेगा। संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को अंतिम रूप कब दिया गया? 26 नवंबर 1949, यही है ना। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? प्रस्तावना संविधान की प्रस्ताव, ये क्या है? प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना है, चलिए कह सकते हैं, ठीक है, इंट्रो है एक तरीके से। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का उद्देश्य बताती है, प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, गलत है। तो गलत तो बी लग रहा है ना, अभिन्न भाग है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द आपसी संबंध को दर्शाते हैं? स्वतंत्रता, बंधुता, समानता, तीनों लग रहा है, तीन। 42वां संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता। ध्यान देना है, वैसे तो पंथ निरपेक्षता है, लेकिन गलत नहीं करिएगा, पंथ निरपेक्षता की जगह धर्मनिरपेक्षता क्वेश्चन में आता है, इसको सही मान के चलना होता है ना। प्रस्तावना में प्रयुक्त लोकतंत्रात्मक शब्द से क्या आशय है? लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या हुआ, ये बताइए। जनता सर्वोच्च है, लोकतंत्र यानी लोक का शासन, सरकार जनता द्वारा इलेक्ट होती है, ये भी सही है। न्यायपालिका को अंतिम अधिकार है, बिल्कुल गलत है, एक और दो हो जाएगा। उसके बाद लास्ट, इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्या गया, चलिए विचार करिए इस पे। अनुच्छेद 14 केवल नागरिकों पर लागू होता है। 15, 16, 19, 29, 30 किसके लिए? केवल नागरिक के लिए, यानी केवल हम लोगों के लिए, और बाद बाकी सबके लिए। तो यही 5 याद रखना है। अब इसी से कट करना है। अनुच्छेद 14 केवल नागरिकों पर लागू होता है, तो गलत हो गया, ये सब पर लागू हो गया। ये समानता का अधिकार संविधान के भाग 3 में है, बिल्कुल सही है, 14 से 18, ठीक, 14 भी मान सकते हैं। अनुच्छेद 14 विधायी और कार्यकारी दोनों कार्यों पर लागू होता है, सही है। समानता का अधिकार विदेशी नागरिकों पर भी लागू होता है, यह भी सही है। अब कह रहा है कि विचार करके बताइए कि करेक्ट इसका आंसर क्या होगा। एक गलत मान लीजिए और बाकी 2, 3 और 4 सही मान लीजिए, सही ना। बढ़िया क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट के क्वेश्चन है ऐसे। चलिए, ये सब एफआर का ही क्वेश्चन है, अभी एफआर के क्वेश्चन अभी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 77, अनुच्छेद 15(4) को पहली बार संविधान पहला संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था।
15 में कई सारे हैं, 1 2 3 4, और इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये वाली देखना है हम लोग को, 15 6 और 16 6 10% AWS को, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, 15 6 और 16 6 ये तो 15 4 सही है इसका, दोनों हमें लगता है कि स्टेटमेंट सही है ना, नेहरू जी के समय में ही आया था ये। यह संशोधन पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों को सक्षम बनाता है, यानी कि दोनों सही है। अनुच्छेद 16 से आरक्षण को एक मौलिक अधिकार बनाता है, बिल्कुल हम फंडामेंटल राइट है ये। अनुच्छेद 16 केवल प्रारंभिक नियुक्ति तक ही आरक्षण को सीमित करता है, नहीं, ये गलत होगा। ये गलत इसलिए होगा, हाँ सबको नहीं मिलता है ना, आरक्षण जिसको नहीं मिलता है वो तो नहीं जाता है उसके लिए। आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है, रिजर्वेशन दिया जा रहा है भले अलग बात है, लेकिन हर कोई इसको फंडामेंटल राइट नहीं मान सकता। अदरवाइज रिजर्व कोटे वाले भी कहेंगे हमें भी आरक्षण दो, हमारा फंडामेंटल राइट है, तो ये उस कॉन्सेप्ट में गलत है। और अनुच्छेद 16 केवल प्रारंभिक नियुक्ति तक ही नहीं है, प्रमोशन में आरक्षण भी होता है। हाँ, प्रमोशन में आरक्षण ध्यान रखना है किसके लिए है, अभी SC और ST के लिए है, OBC के लिए नहीं है। OBC को प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलता है, SC ST को मिलता है। तो जब प्रमोशन होता है ना तो उसमें 2 रोस्टर बनता है, तो जनरल और OBC का जैसे रोस्टर बनेगा 1 2 3 4, तो SC ST का रोस्टर बनता है 1 के बाद उनका नंबर 7 आ जाता है, 14 आ जाता है। तो आप देखेंगे कि आपके बैच वाले दोनों अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम पास किए तो आपको भी 10 साल लग रहा है प्रमोट होने में, लेकिन SC ST कैटेगरी के लोग जल्दी प्रमोट होते हैं क्योंकि उनको प्रमोशन में रिजर्वेशन है। इसीलिए ये आर्टिकल बाद में ऐड हुआ था। 77वां 81वां और 85वां, ये तीनों अमेंडमेंट जो बाद में हुआ था ना, आर्टिकल 16 में हम लोग पढ़ेंगे, ये तीनों अमेंडमेंट इसी के रिगार्डिंग है। प्रमोशन में आरक्षण, बैकलॉग का कंटिन्यूएशन कितना साल तक होगा इसके लिए, हाँ ये सब, ये तीनों आर्टिकल उसी से रिलेटेड है सारा। चलिए क्वेश्चन है, भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण है? पूर्ण नहीं है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, 5 टाइप से रेस्ट्रिक्शन है वो है, तो बिल्कुल सही है, तो गलत हो गई। यह अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत आता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता तो सही है, 19(1)(a) है ना, इसी में प्रेस की भी स्वतंत्रता है, राइट, प्रेस की भी स्वतंत्रता इसी में है, ठीक है। और इसमें अच्छा, इसमें क्वेश्चन भी, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता उल्लेखित है, ठीक है, तो 2 और 3 हो जाएगा ना, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? अनुच्छेद 20 केवल भारतीय नागरिकों को लागू होता है। अब याद करिए, 15 16 19 29 30, तो यानी कि दोनों पर लागू होगा, ठीक है, तो ये गलत हो गया। ये डबल जियोपार्डी के सिद्धांत को मान्यता देता है। दूसरा सही है, डबल जियोपार्डी के सिद्धांत को मान्यता देता है कि मतलब क्या हुआ कि एक सजा के लिए एक व्यक्ति को 2 बार दंड नहीं मिले। 79 में क्या, हाँ इसको आप थोड़ा सा कह सकते हैं, स्पष्ट रूप से उल्लेखित तो नहीं है, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में आया था, तो अगर इंटरप्रिटेशन तो है, लेकिन 19(1)(a), जैसे अगर कहीं क्वेश्चन है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में, तो 19(1)(a) में आता है, वो 19(1)(a) में आता है। हाँ क्या माना है? लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि प्रेस की स्वतंत्रता प्रत्यक्ष रूप से उल्लेखित नहीं है, इससे व्याख्या के माध्यम से। हाँ, बट यदि क्वेश्चन अगर सिंगल आए
आर्टिकल के रूप में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कौन से आर्टिकल है, तो 19(1) यही तो माना जाएगा। तो इसी संदर्भ में देखना है, ठीक है। मतलब कुल मिला के समझ आनी चाहिए, है ना। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे रहेगा जानने के बाद भी एक तो गलत होते ही हैं, प्रैक्टिस इसीलिए तो होता ही है, क्या हाँ, क्या बेटर हो। अनुच्छेद 20, ठीक है, डबल जियोपार्डी के सिद्धांत को माना जाता है, यानी डबल जियोपार्डी के सिद्धांत का मतलब हुआ कि एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी। सारा काम इन्होंने गड़बड़ करा दिया। चलिए आर्टिकल 81, सॉरी क्वेश्चन 81, आर्टिकल 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की गई है। कौन सा केस है, नाम बताएंगे? 21 मेनका गांधी केस कब आया था? 78 में, 78 में ना। मिनरवा में 1980 में आया था ना, तो ये 78 में आएगा, ठीक है। तो सही है, यह केवल नागरिकों पर लागू होता है, ये गलत है, दोनों पर लागू हो जाएगा। यह न्यायिक प्रक्रिया द्वारा कानून के सिद्धांत पर आधारित है, सही है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1 और 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का मूल आत्मा कहा, यह भी सही है, दोनों हो जाएगा। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, बिल्कुल सही है। यह सामूहिक धार्मिक गतिविधियों को पूर्ण संरक्षण देता है। राज्य सामाजिक सुधार हेतु धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। क्या है इसका आंसर? तीनों सही है ना। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। हाँ, आर्टिकल 89, सॉरी 29, क्वेश्चन 84, अनुच्छेद 29 आर्टिकल 29 सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों से संबंधित है, यह केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को लागू होता है, गलत है। यह धार्मिक अल्पसंख्यक प्लस भाषाई अल्पसंख्यक है ना, तो पहला हो जाएगा केवल, गुड। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखिए 85। संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार देता है, सही है। और इसमें भाषाई और धार्मिक दोनों अल्पसंख्यक शामिल होते हैं, दोनों सही है ना। अच्छा ये भाषाई और धार्मिक जो है ना, ये अल्पसंख्यकों को डिफाइन नहीं किया गया था संविधान में, सुप्रीम कोर्ट, हाँ सुप्रीम कोर्ट इसको बाद में एक्सप्लेन किया था। नहीं किया गया। फिर बाद में जो है कौन सा केस है, TM पाई फाउंडेशन वाला केस जो आया था, TM पाई फाउंडेशन, उसमें डिफाइन किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि 2 कैटेगरी रहेगा, भाषाई और धार्मिक आधार पर, और 2 लेवल रहेगा, नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, है ना। मेजोरिटी ऑफ द माना गया उसको, मैंने उसको, तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के किस राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक है, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, बहुत सारे स्टेट जो है उसमें आ जाएंगे। जैसे पंजाब हो गया, तो पंजाब में सिख जो है, वैसे तो सिख जो है इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे अल्पसंख्यक में आ रहे हैं, लेकिन पंजाब राज्य में वो सब अल्पसंख्यक नहीं है, बहुसंख्यक है। चलिए क्वेश्चन 86, अनुच्छेद 19 केवल नागरिकों पर लागू होता है, ये सही है ना, 15, 16, 19, 29, 30, तो सही हो गया ये। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है, ये भी सही है। यह संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता, ये है। मैंने बताइए किया सकता है, ठीक है। 27, 87, 87, अनुच्छेद 23 जबरन श्रम को निषिद्ध करता है, सही है। यह केवल निजी व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराधों को ही कवर करता है, नहीं, निजी और सार्वजनिक कुछ भी हो सकता है। यह नागरिकों और गैर नागरिकों पर दोनों पर लागू होता है, यह भी सही है। 1 और 3 हो जाएगा ना इसका आंसर। 88, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम पर नहीं लगाया जा सकता, सही लिखा है।
यह प्रावधान केवल संगठित क्षेत्र पर है, संगठित और गैर संगठित दोनों पर है, तो केवल एक हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 89, अनुच्छेद 21A को 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 2002 में। यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट का एक पार्ट है ना। यह केवल सरकारी स्कूलों तक नहीं, सरकारी प्लस गैर सरकारी दोनों, तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अनुच्छेद 22 केवल असामान्य परिस्थितियों में गिरफ्तारी से सुरक्षा देता है, ठीक है, 90 का देखना है, तो ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन केवल असामान्य परिस्थितियों में गिरफ्तारी से सुरक्षा देता है। इसमें विचाराधीन कैदी को कानूनी सहायता देने का प्रावधान है, जो आप बोल रहे थे अभी, है ना। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आता है। तीनों सही है इसमें। तीनों सही है ना। चलिए क्वेश्चन 91, मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक होती है, सही है। यह राज्य पर प्रतिबंध लगाते हैं, न कि नागरिकों पर कर्तव्य, तो ये भी सही है, दोनों हो जाएगा आंसर। संविधान मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए प्रत्यक्ष रूप से क्षतिपूर्ति की गारंटी देता है, सही है। अनुच्छेद 32 और 226 इसके लिए मार्ग प्रदान करते हैं, ये भी सही, ये भी सही ना, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नाइन्टी थ्री, रीटें केवल उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है, बिल्कुल गलत। सर्वोच्च न्यायालय केवल बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करता है, आंसर क्या हो जाएगा, डी। संसद को मौलिक अधिकारों को समाप्त करने की शक्ति है, बताइए, गलत है ना, क्योंकि जब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हुआ समाप्त नहीं कर सकता ना उसको। बिल्कुल, तो गलत हो गया ये। संसद मौलिक अधिकारों को केवल संशोधित कर सकती है यदि वो मूल ढांचे का उल्लंघन न करें, जस्टिफाई किया है, अपने आप से कर दिया है, तो दूसरा सही हो जाएगा ना। अनुच्छेद 19(1)(g) पेशी की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, सही है। राज्य इस अधिकार को नैतिकता, जनहित और सुरक्षा के आधार पर प्रतिबंधित कर सकता है, ये भी सही लग रहा है। सही है, मुझे पता था। हाँ। जो नैतिकता वर्ड है, ये वर्ड लोग सोचता है कि नहीं नैतिकता की, जो ये समेत रहना वाला केस था ना, तो फिर रोका गया नैतिकता की बेस पे। कौन सा केस था, समेत रहना कुछ गाली गलौज बोला नहीं था, अच्छा, उसकी बेस पे। हाँ राइट, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, रीजनेबल बोलने रिस्ट्रिक्शन, के कुछ भी बोल रहे हैं। हाँ, मान लो तो उसमें पास डिफाइन किया है, उसमें डिफिनेशन भी दिया हुआ है किस किस बेस पे गवर्नमेंट आपको रोक सकती है, इसी बेसिस पे। बिल्कुल। चलिए अनुच्छेद 18 भारत में विरासत से प्राप्त उपाधियों को मान्यता देता है, उपाधि तो समाप्त कर दिया है विरासत से, है ना। यह अंग्रेजों के द्वारा दी गई उपाधियों के विरुद्ध था, तो सही है, केवल 2 हो जाएगा, राइट। चलिए 97, नागरिकता प्राप्त व्यक्ति भी मौलिक अधिकारों से वंचित रह सकता है। मौलिक अधिकार किसी सीमा में प्रतिबंधों के अधीन होता है, हाँ प्रतिबंध तो होता ही है, तो दोनों हो जाएगा। केवल संविधान के भाग 3 में वर्णित अधिकारी मौलिक अधिकार है, बिल्कुल सही है, फंडामेंटल राइट उसी को बोलेंगे। डीपीएसपी भाग 4 को न्यायालय में परिवर्तनीय अधिकार नहीं माना जाता है, ये भी सही है, दोनों हो जाएगा। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के विरुद्ध किसी भी कानून को शून्य घोषित करता है, बिल्कुल सही है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून में संविधान संशोधन में शामिल होता है, ये बताइए। केवल एक, आर्टिकल 13 में जो विधि है उसको जस्टिफाई करके यही बोला था कि विधि मतलब सामान्य विधि। 368 के अंतर्गत अगर हम अमेंडमेंट कर रहे हैं फंडामेंटल राइट में, तो 13 के अंतर्गत उसको रेस्ट्रिक्शन नहीं लग सकता है, यही तो लड़के फाइनल डिसाइड किए थे इन लोग।
है ना। तभी तो अभी देखे 19 वगैरह में अमेंडमेंट करने का राइट इसको मिल गया है। 13 में यही क्लियर हुआ था। विधि मतलब कौन सा विधि, सामान्य विधि या संशोधन वाली विधि। सो आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित किया जा सकता है, बिल्कुल गलत। 352 के संदर्भ में ध्यान रखना है हम लोग को, 20 21 को निलंबन नहीं होता है किसी भी हालत में, ठीक है। और 19 का निलंबन होता है, 19 का निलंबन 2 कंडीशन में होता है। 352 का जो 3 कंडीशन है कौन कौन सा है, युद्ध, विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, यही 3 टर्म है। तो ऊपर वाला जो 2 कंडीशन है ये 2 कंडीशन में 19 का निलंबन होता है, सशस्त्र विद्रोह के कंडीशन में भी निलंबन नहीं होता है। यही तो कॉन्सेप्ट है ना, यही ध्यान में रखना। हो सकता है 19 के आगे अंदर जाकर पूछ लेते हैं 352 के संदर्भ में, तो यही रखना है। 20 और 21 का तो निलंबन होगा ही नहीं किसी भी कंडीशन में। आई थिंक ये किसमें है, आर्टिकल 359 में है ना, ये 359 में एक्सप्लेनेशन है ये 19 वाला, 358 में 22 21 वाला ना, कंफर्म ना। अच्छा 20 और 21 है, ये 359 में और ये 358 में, यही ना, ठीक। चलिए गुड। आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित किया जा सकता है, तो गलत हो गया, नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति के आदेश से अनुच्छेद 19 के सभी अधिकार निलंबित किया जा सकते हैं, ये बताइए। तो 2 है, ठीक है। 19 का निलंबन तो हो ही रहा है। चलिए मैच कर लीजिए, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा मैच सारा, थोड़ा सा बढ़ा दो, जल्दी जल्दी मैच हो जाएगा है। ज्यादा ही बड़ा हो जा रहा है ना, मुझे बस उतना ही चाहिए कि हम ऊपर नीचे ना करके एक ही बार आंसर बता दूं सबको, बस इतना, ठीक है। थोड़ा सा चौड़ा कर देता हूँ इसको बस, इतना ठीक। मिला दिए। 14 कानून के समझ समानता, 19 भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता, 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, 15 भेदभाव, 1 2 3 4 ही हो जाएगा ये सबका। ये 19 दोहरी सजा अभी हम लोग जो पढ़े, अस्पृश्यता 17, उपाधि का अंत 18, 25 धार्मिक स्वतंत्रता, 32 संवैधानिक उपचार, 13 वही है पार्लियामेंट कानून बनाएगा तो वो अमान्य होगा, 22 जो है मनमानी गिरफ्तारी, और 24 बाल श्रम 14 साल तक के बच्चों का, 1 2 3 4, 26 धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, 16 में सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, शांतिपूर्ण सभा का अधिकार, 19 में, 25 में धार्मिक स्वतंत्रता। अच्छा ऑप्शन सब में 1 2 3 4 ही दे दिया है। 23 में हो गया तस्करी और जबरन श्रम, हम लोग पढ़े सारे लेवल पे। 19 स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार, घूमने का अधिकार किस में आएगा, 19 1 का सी में, सी में आएगा। 19 1 का सी में, डी में आएगा क्या, डी में आएगा, जो घूमेगा फिर वहीं बस जाएगा, डी में घूमने का आएगा, हाँ तो डी में आएगा, ठीक है। और 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और 27 किसी धार्मिक गतिविधि के लिए टैक्स नहीं देना, गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाएगी रिलीजन पे। 15 भेदभाव का निषेध, 28 शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, 19 स्वतंत्रता का संरक्षण, 20 अपराध के लिए सजा में सुरक्षा, 13 मूल अधिकार के विरुद्ध कानून अमान्य, 32 रीट हो गया, कानून के समझ समानता, 19 हो गया स्वतंत्रता का संरक्षण, 20 मनमानी गिरफ्तारी, 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, 22 गैर कानूनी, 23 मानव तस्करी। तो ठीक है, और है क्या ये क्वेश्चन, इजी है ये सब, तो मिला लीजिएगा, है ना, ये सब तो अपने से मैच कर लीजिए, सब आसान आसान है। यहाँ से करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नीति निर्देशकता तो संविधान के भाग 4 में नहीं था, बिल्कुल सही है। यह न्यायपालिका द्वारा लागू किया जा सकता है, बिल्कुल गलत, केवल 1 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए ये है थोड़ा डीपीएसपी के क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा देखिए।
चलिए, निम्न में से कौन सा नीति निषेध तत्व समाजवादी सिद्धांत से संबंधित है? ये है थोड़ा कॉन्सेप्चुअल, ये सब क्वेश्चन बताइए थोड़ा। समाजवादी सिद्धांत से कौन कौन सा है? समान वेतन और पुरुषों के, समान वेतन पुरुषों और महिलाओं के लिए किसमें आएगा? आर्टिकल बताइए। 39 के डी में ना, 39 के डी में ना, 39 डी ना। न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान, यह भी उसी का पार्ट है, 39 का है। न्याय के लिए निःशुल्क कानून संहिता, 39 ए हो जाएगा। फ्री लीगल है, 42वां संविधान संशोधन। 3 हो जाएगा, सॉरी 1, 2 और 3 हो जाएगा। चलिए, नीति नीति तत्वों के बारे में कौन सा कथन सही है? आयरलैंड से लिया गया है, बिल्कुल सही है। ये गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है ना, इसमें 1 हो जाएगा। भारतीय संविधान में फिर में से कौन से गांधीवादी नीति नीति तत्व है? पंचायती राज की स्थापना, गाय और बछड़ों की हत्या पर प्रतिबंध। यूसीसी नहीं होगा, ये उदारवादी हो जाएगा। 1 और 2 हो जाएगा। डीपीएसपी की संवैधानिक स्थिति को लेकर निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये एफआर से ऊपर है। यदि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में टकराव हो तो प्राथमिकता मौलिक अधिकारों को दी जाती है। ये क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल, बताइए इसका आंसर क्या होगा? मौलिक अधिकारों से ऊपर नहीं है। फाइनल हमने किस में जजमेंट लिया था? मिनर्वा मिल्स वाला में, 1980 में। बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट मान लिया गया था उसको, है ना, दोनों का समन्वय बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट। हाँ हाँ, यदि मौलिक अधिकारों और नीति तत्वों में टकराव हो तो प्राथमिकता मौलिक अधिकारों को दी जाती है। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1 नहीं, 2 हो जाएगा ना। चलिए, अगला फिर बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। डीपीएसपी का उल्लंघन न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, तो सही है ये। यह राज्य की सामाजिक आर्थिक नीतियों के मार्गदर्शन के लिए भी सही है। कौन सा तत्व भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? बताइए। पर्यावरण की सुरक्षा, 48 ए, ये होगा ना। हाँ, वन और वन्य जीव की रक्षा, इसी का पार्ट है लगता है। ठीक, और जुडिशियल रिव्यू तो होगा नहीं। डीपीएसपी में कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ठीक है, बताइए। पर्यावरण की सुरक्षा तो रहेगा, ठीक है। महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा, भ्रष्टाचार का उन्मूलन नहीं रहेगा। 1 और 2 रहेगा। अच्छा, नहीं है ना, तो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राज्य को निर्देश दिया गया कि वह नागरिकों को कार्य और शिक्षा का अधिकार प्रदान करे? 41 में कार्य और शिक्षा का अधिकार, 41 में। इसमें भी आर्टिकल सही है, आर्टिकल थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, ठीक रहेगा। चलिए, निम्न में से कौन सा तत्व डीपीएसपी में शामिल नहीं है? समान नागरिक संहिता, न्यायिक स्वतंत्रता, लघु उद्योगों को प्रोत्साहन। 1 और 3 हो सही, तो बी हो जाएगा ना, यानी आंसर ए हो जाएगा ना इसका। ठीक है। डीपीएसपी किस भाग में है? भाग 4। राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करें, अनुच्छेद 40। राज्य ऐसे कानून बनाए जिससे सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिले, 45। कौन सा कथन सही है? डीपीएसपी सिर्फ राज्य पर लागू होते हैं, ऐसा नहीं है, केंद्र पर भी लागू होंगे। इसका उल्लंघन होने पर कोई दंड नहीं होता, बिल्कुल सही है, कोई दंड नहीं है। ठीक है, बी हो जाएगा आंसर।
सही है ना, क्या आंसर होगा? अभी राज्य को राज्य के रूप में मान रहा है तो उस हिसाब से सही होगा। स्टेट को थोड़ा ब्रॉड रूप में समझ रहा है इसको, सेंटर में उसमें आ जाएगा। स्टेट का तो डिफिनेशन अलग अलग होता है ना। हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्टर थोड़ा देखेंगे नहरों में, अगर राज्य और केंद्र को अलग देखेंगे तब तो हो जाएगा गलत। लेकिन अगर राज्य मतलब एक होल स्टेट देखेंगे ना, जैसे जुडिशरी से अलग करके उसको देखेंगे, तो उस संदर्भ में हो सकता है। तो इसका आंसर है, ऐसा मान सकते हैं आप। केवल राज्य पर लागू होता है तो ठीक है, मतलब एग्जीक्यूटिव पर लागू हो रहा है, एग्जीक्यूटिव सारे पार्ट हैं ऐसे। तो इसका आंसर क्या होगा? सी भी हो सकता है। नीति निहित तत्वों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की संकल्पना किस न्यायाधीश ने दी? बताइए। भगवती ने? जस्टिस बोलिए। 39B, हम्म 39C, हम्म, मिनरवा मिल्स केस में हम्म। यही मतलब ग्रेटर देन 14, 19 और 31। 14, 19 मेन है। मिनर्वा मिल्स के केस में। हाँ, डी वाई चंद्रचूड़, वाई भी चंद्रचूड़ ना, इनके फादर वाई भी चंद्रचूड़ थे ना। डिसीजन इनके काफी आए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य पोषण स्तर और जीवन मानक को ऊंचा उठाए, यह किस अनुच्छेद में है? 47, लिकर बैन वगैरह, हेल्थ वगैरह। डीपीएसपी में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को व्यवहारिक रूप देने का निर्देश किस अनुच्छेद में है? 38(1), 38(1 ना। ठीक। कौन सा डीपीएसपी अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों से संबंधित है? वही हम लोग पढ़ रहे थे ना, अनुसूचित जाति, जनजाति, ये सब सारा। किस अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य को पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए? 48A। दुधारू पशु, गाय वगैरह 48 में, और पर्यावरण और बाकी अन्य पशु, वन्यजीव पशु 48A में। अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट ना, 1976। डीपीएसपी के कारण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत पूछ रहा है। यह राज्य सरकार की दिशा तय करते हैं, ये तो सही है। ये केवल केंद्र पर लागू होते हैं, ये लागू तो दोनों पर होंगे। अब देखिए केंद्र कर दिया है ना, तो दोनों पर होंगे, ये गलत हो गया। इसका उल्लंघन न्यायिक कार्रवाई के कारण नहीं बनता, सही है। ये सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है, ये भी सही है। तो बी हो जाएगा इसका आंसर, बी होगा ना। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। चलिए, ये मैच कराना होगा तो थोड़ा सा इसका मैच इसलिए करा लीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा डीपीएसपी वाला हम लोग उतना नहीं ध्यान देते हैं। फंडामेंटल राइट का आर्टिकल तो क्लियर रहता है लोगों का। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य को यह निर्देश दिया गया कि वह न्याय की सस्ती और निःशुल्क व्यवस्था करें? फ्री लीगल एड 39A, 42वां संविधान संशोधन। डीपीएसपी की अवधारणा भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड। श्रमिकों के काम को उचित स्थिति और मातृत्व राहत मिले, याद है 42, जो कह रहे थे कि बिस्किट वगैरह मिले, मिल्क वगैरह मिले, इसी में मातृत्व सुरक्षा भी है ना, मैटरनिटी बेनिफिट ये सब। डीपीएसपी किस वर्ष पहली बार अदालतों द्वारा लागू करने योग्य माने गए? ये बताइए, अलग ही क्वेश्चन है। 1980 वाला केस, मिनर्वा मिल्स के केस, मिनर्वा मिल्स में ना। चलिए अब मैच करा लीजिए। 39A सही लग रहा है। न्यायपूर्ण संपदा विवरण 42, बाल कल्याण, जीवन का अधिकारी केस 43, कार्य की गरिमा, सही है बिल्कुल ऑर्डर क्या। समानता का अधिकार 14 सही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी सही है। 37 डीपीएसपी का अनुपालन, 44 समान नागरिक संहिता, तो ये भी सही हो जाएगा। 15 जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव निषेध, 39 भी संप्रदाय का, ये भी सही है। रीट हो गया। 45 बाल शिक्षा के लिए निर्देशन।
जीवन का अधिकार 21, सामाजिक सुरक्षा 21, 41, श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी 43 है, और अनुसूचित जातियों का उत्थान, तो ये भी सही है। 25 धार्मिक स्वतंत्रता, 39 से श्रमिकों का जीवन स्तर सुधार, 40 पंचायती राज, 47 पोषण स्तर। सारे मैचिंग वाले ही हैं क्या ये? हो गया। चलिए तो ठीक है। 19 1 37 डीपीएसपी, इसमें तो गलत नहीं है ना कोई भी क्वेश्चन? अच्छा, इसमें सब सही है। 39 डी ज्यादा पूछता है, श्रमिकों का कल्याण, बाल शिक्षा। समानता 16, 39 भी संपदा वितरण, श्रमिकों की भागीदारी 43 है, सामाजिक सुरक्षा। ठीक है। 22 39 से 48 से पर्यावरण, 42 श्रमिकों का कल्याण। जीवन का अधिकार, भेदभाव निषेध, कार्य की गरिमा, SC/ST का उत्थान। ठीक है, चलिए ठीक है। ये टोटल 150 क्वेश्चंस थे टेस्ट सेकंड का। थर्ड टेस्ट है, उसका चैप्टर देख लीजिएगा, शेड्यूल वगैरह में सारा कुछ है, उसका डिस्कशन करते हैं। ठीक है, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच क्लास के लिए।